गॉड फैसला करता है कि इंसानियत को जिंदा रखने के लिए वो धरती को एक गेम में बदल देगा। इस प्रोसेस के दौरान गॉड धरती के हर इंसान का टाइम फ्रीज कर देता है, लेकिन किसी तरह मेरा टाइम चलता रहता है। 500 साल बाद गेम आखिरकार लाइव हो जाता है। डेमन क्लैन के प्लेयर्स आ जाते हैं और लेजेंडरी इंसान भी सामने आने लगते हैं, लेकिन मुझे उन सब पर पूरे 500 साल का हेड स्टार्ट मिला हुआ है। मैं हमेशा से इनविजिबल रहा हूँ। पूरा एक महीना स्कूल शुरू हुए हो चुका था, तब जाकर मेरे डेस्कमेट को नोटिस हुआ कि मैं कभी आया ही नहीं। एक ट्रिप के दौरान बस ड्राइवर मुझे बिना सोचे समझे रेस्ट स्टॉप पर छोड़कर चला गया। मैं बस के पीछे भाग ही रहा था, तभी अचानक एक आवाज गूंजती है। टाइम सस्पेंड हो जाता है। मेरे आसपास के सारे लोग एकदम फ्रीज हो जाते हैं। एक गोल्डन लाइट मेरे पूरे शरीर को घेर लेती है और मुझे एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन देती है। मैं पूरी तरह शॉक में आ जाता हूँ। तभी मेरे सामने एक गेम इंटरफेस प्रकट होता है। उसमें स्किल्स, इक्विपमेंट और हेल्थ के स्टेट्स दिख रहे होते हैं और सब कुछ जीरो पर है, पूरी तरह अनटच्ड। उसके बाद हर 5 मिनट में वही आवाज फिर से आने लगती है। वो एनिमल म्यूटेशन और रिप्रोडक्शन को तेज करती है, टाइटन क्रीचर्स और लेजेंडरी बीस्ट को इंट्रोड्यूस करती है। बिल्कुल एक गॉड की तरह वो पूरी धरती को धीरे धीरे एक एक अपडेट के साथ रिशेप कर रहा है। खुद गॉड को भी नहीं पता कि ये प्रोसेस कितने टाइम तक चलेगा। उसने पूरी इंसानियत को फ्रीज कर दिया है, लेकिन क्योंकि मैं हमेशा से इनविजिबल था, गॉड भी मुझे नोटिस नहीं कर पाया। मेरा टाइम कभी रुका ही नहीं और इसी वजह से मुझे एक टाइटल मिलता है, द फॉरगॉटन वन, जो दूसरे क्रीचर्स द्वारा मुझे डिटेक्ट करने के चांस को 75% तक कम कर देता है। ये जो टाइम फ्रीज है, ये असल में सिर्फ इंसानों पर लागू होता है। जानवर अब भी पूरी तरह जिंदा है और मूव कर रहे हैं। टाइम फ्रीज होने के बाद सर्वाइवल सबसे बड़ा प्रायोरिटी बन जाता है। सुपरमार्केट में अभी भी खाना भरा पड़ा है, जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा, लेकिन हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है। तो मैं हंटिंग, फार्मिंग और सर्वाइव करना सीखना शुरू कर देता हूँ। 2.5 साल बीत जाते हैं और सुपरमार्केट का आखिरी खाना भी सड़कर खत्म हो जाता है। अब मैं पूरी तरह हंटिंग पर जी रहा हूँ, लेकिन जानवर हर दिन म्यूटेट हो रहे हैं और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं। तो मैं रोज वेट ट्रेनिंग शुरू कर देता हूँ, अपने शरीर को उनके लेवल तक पहुंचाने के लिए। 3 साल तक लगातार वेट्स और हंटिंग करने के बाद फिर से गॉड की आवाज आती है। धरती के अलग अलग हिस्सों में कुछ गुफाएं हैं जिनमें वेपन फॉगर्स द्वारा छोड़े गए एंशिएंट स्क्रॉल्स मौजूद हैं। उन्हें मास्टर करने से लाइफ स्पैन बढ़ सकता है। मैं बिना एक सेकंड गवाए उन्हें ढूंढने निकल पड़ता हूँ। मुझे डर है कि कहीं मैं गेम पूरा होने से पहले ही मर न जाऊं, क्योंकि गॉड के लिए 100 साल भी कुछ नहीं होते। इस खोज में पूरे 10 साल लग जाते हैं। एनवायरनमेंट और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है और मेरे आसपास के क्रीचर्स और अजीब बनते जाते हैं। मेरी रोज की ट्रेनिंग मेरी पावर को लगातार बढ़ा रही है, लेकिन गेम इंटरफेस पर दिख रहा लाइफ स्पेन काउंटर मुझे हर वक्त याद दिलाता रहता है कि टाइम खत्म हो रहा है। टाइम फ्रीज होने के 13वें साल में आखिरकार मुझे वो मिल जाता है, एक जेड गेट जो 5 अलग अलग रंगों की रोशनी छोड़ रहा होता है। यही वो एंशिएंट फॉर्गर की गुफा है जिसका जिक्र गॉड ने किया था, और इसे खोलने का तरीका है एक टाइल मैचिंग पजल। इसका फाइनल स्कोर तय करेगा कि मुझे कितनी इनहेरिटेंस मिलेगी, यानी कि मुझे और कितने साल जीने को मिलेंगे। मैं पूरी जान लगा देता हूँ, लेकिन मेरा स्कोर सिर्फ 35% इनहेरिटेंस तक ही पहुंच पाता है। गेम बड़ी मेहरबानी से एक पे टू विन सिस्टम भी ऑफर करता है। 99 खर्च करो और फिर से खेलो, या 49% खर्च करके अपनी इनहेरिटेंस को 1% बढ़ा लो। मैं ये सब देखकर पूरी तरह से सन्न रह जाता हूँ। सीरियसली गॉड, तू भी पे टू विन वाला गेम खेल रहा है क्या? मैं भी इसमें घुसना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अभी तक ये भी नहीं पता कि करेंसी क्या है। तभी मेरी नजर एक लीच पर पड़ती है। गलती से मैं 49 खर्च करके इनहेरिटेंस को 1% बढ़ाने वाला बटन दबा देता हूँ। मेरा रेट सीधे 36% पर पहुंच जाता है, लेकिन मेरे इन्वेंट्री से कुछ भी कम नहीं होता, कुछ भी नहीं। तभी मुझे समझ आता है कि गॉड अभी भी इस गेम को धीरे धीरे बना रहा है। ये पे टू विन सिस्टम अभी सिर्फ एक प्लेस होल्डर है। ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक सही कंडीशंस बाद में पूरी नहीं हो जाती। लेकिन मैं वही इंसान हूँ जिसे गॉड भी नोटिस करना भूल गया था। मैं लगातार 64 बार उस बटन को दबाता हूँ और अपनी इनहेरिटेंस को सीधे 100% तक पहुंचा देता हूँ। ऐसा कंप्लीशन रेट सिर्फ वही हासिल कर सकता है जो ग्लिच का पूरा फायदा उठा रहा हो। जैसे ही गेम ऑफिशियली लॉन्च होगा, ये ग्लिच हमेशा के लिए पैच हो जाएगा। पूरी इनहेरिटेंस एब्जॉर्ब करने के बाद मैं पूरी तरह शॉक में आ जाता हूँ। स्किल डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि हर एक लेवल की ची कल्टीवेशन मेरे लाइफ स्पेन में 100 साल जोड़ देती है। लेवल कैप 20 है। अगर मैं इसे मैक्स कर लूं तो मुझे पूरे 2000 साल की लाइफ मिल सकती है। लेकिन ची कल्टीवेशन बिल्कुल भी आसान नहीं है। हर 2 घंटे के सेशन में मेरी लाइफ एसेंस का 1% जल जाता है और बदले में सिर्फ 0.1% ची कल्टीवेशन एक्सपीरियंस मिलता है। मतलब अगर लाइफ एसेंस अनलिमिटेड भी हो, तब भी सिर्फ लेवल 1 तक पहुंचने के लिए मुझे 1000 सेशंस चाहिए होंगे, और हर अगले लेवल की कीमत इससे भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। और लाइफ एसेंस कोई अनलिमिटेड चीज नहीं है। अगर ये 30% से ज्यादा कम हो जाए तो मौत ज्यादा दूर नहीं रहती। रिकवरी भी बहुत स्लो और नेचुरल है, जब तक कि तुम्हारे पास कोई रेयर कल्टीवेशन ट्रेजर ना हो जो इसे तेज कर दे। गुफा के अंदर मुझे स्नो पीक लोटस के पूरे 100 पोर्शन मिलते हैं। हर एक पोर्शन मेरी लाइफ एसेंस का 10% वापस कर सकता है, लेकिन हर पोर्शन को रिडीम करने के लिए 100 मना स्टोन देने पड़ते हैं। मैं उंगली
जल्दी से टैप करता हूँ और सारे के सारे 100 पोर्शन सीधे मेरे इन्वेंट्री में गिर जाते हैं, वो भी फ्री में। जैसे ही मैं बैठकर कल्टीवेशन शुरू करने वाला होता हूँ, सिस्टम की आवाज फिर से गूंजती है। ये जगह एक सेक्रेट कल्टीवेशन ग्राउंड है। यहाँ ची कल्टीवेशन को 5% बोनस मिलता है। बस हर दिन 10 मना स्टोन किराए के रूप में देने पड़ेंगे। एक और ग्लिच मेरे सामने है। मैं जमीन पर पालथी मारकर बैठ जाता हूँ, पूरा फोकस लगाता हूँ और कल्टीवेशन शुरू कर देता हूँ। ऐसे ही देखते पूरे 100 साल गुजर जाते हैं। फिर से गॉड की आवाज गूंजती है। नया मटेरियल ऐड हुआ है, मना स्टोन्स, नया सिस्टम ऐड हुआ है, शॉप। मैं समझ जाता हूँ कि अब मुझे यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। अब इस दुनिया में मना सच में मौजूद है। पे सिस्टम अब पूरी तरह एक्टिव हो चुका है और यहाँ कल्टीवेशन करने का मतलब है सच में कीमत चुकाना। इन 100 सालों में मैं स्नो पीक लोटस के 50 पोर्शन खर्च कर चुका हूँ और अपनी ची कल्टीवेशन को लेवल 5 तक पहुंचा चुका हूँ। मेरा अपीयरेंस अभी भी 18 या 19 साल का ही दिखता है। और सिर्फ लाइफ स्पेन ही नहीं, मेरी पूरी फिजिकल कंडीशन भी रोज की कल्टीवेशन और ट्रेनिंग से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। शॉप को देखकर तो दिमाग ही घूम जाता है। पोर्शंस, खाना, डिवाइन पेट्स, इंटरस्टेलर वॉरशिप्स, सब में एक ही चीज कॉमन है। इन सब के लिए रियल कैश चाहिए, तो मैं फिलहाल कल्टीवेशन रोक देता हूँ और मना स्टोन्स की तलाश में निकल पड़ता हूँ। 400 साल का लाइफ स्पैन मेरे पास काम करने के लिए काफी है और शॉप में जो कुछ है उसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो मैं फिर से सफर पर निकल जाता हूँ। रास्ते में मुझे एक पांडा मिलता है जिसे मैं अपना साथी बना लेता हूँ। कोई साधारण पांडा नहीं, एक म्यूटेटेड कुंफू पांडा। मैंने उसे इसलिए टेम किया क्योंकि मुझे इस लंबे सफर में किसी की कंपनी चाहिए थी, लेकिन कोई भी क्रीचर टाइम से आगे नहीं निकल सकता। 40 साल तक भटकने के बाद वो पांडा धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है और आखिरकार मर जाता है। मैं फिर से इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह जाता हूँ। एक सिस्टम क्वेस्ट के लिए मैं समंदर की गहराई में उतर जाता हूँ और ड्रैगन पैलेस के गेट को खोलने की चाबी निकलती है। टेट्रिस का एक गेम पूरा करना। अब मुझे एक पैटर्न समझ आने लगता है। हर हिडन लोकेशन हमेशा किसी गेम को पूरा करने से ही खुलती है। अच्छी बात यह है कि 100 साल की ची कल्टीवेशन ने मेरे रिफ्लेक्सेस को बेहद तेज बना दिया है। ब्लॉक्स इतनी तेजी से मूव कर रहे हैं कि उन्हें देख पाना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं उसे क्लियर कर देता हूँ। ड्रैगन पैलेस के अंदर एक स्क्रॉल रखा होता है जिसका नाम है थंडर अवेकनिंग। उस पर लिखा होता है कि इसे हासिल करने के लिए मुझे 3 मिनट तक बिजली की बारिश झेलनी होगी। और ठीक उसी वक्त एक और ग्लिच सामने आ जाता है। मैं बिल्कुल उसी जगह खड़ा हूँ जहाँ लाइटनिंग पूल होना चाहिए, लेकिन वो अभी तक बना ही नहीं है। गेम का लॉजिक बहुत सख्त है, बस सही जगह पर खड़े रहना ही इवेंट ट्रिगर करने के लिए काफी होता है। तो जब मेरे सिर के ऊपर 10 मिनट का काउंट डाउन दिखाई देता है, मुझे बिल्कुल भी कुछ फील नहीं होता। 10 मिनट बाद सिस्टम की आवाज आती है, 30 मिनट और टिके रहो और तुम्हें असली लाइटनिंग पावर मिलेगी। उसके 30 मिनट बाद 1 घंटा और टिके रहो और तुम्हें मिलेगा डिवाइन ऑब्लिटरेशन। अगर ये ग्लीच ना होता तो असली लाइटनिंग पूल में इतने समय तक सिर्फ थंडर गॉड ही टिक सकता था। 1 घंटे बाद मैं वहां से निकलता हूँ और मेरे हाथ में अल्टीमेट स्क्रॉल होता है, डिवाइन ऑब्लिटेशन। मैं अपना हाथ उठाता हूँ, दिमाग फोकस करता हूँ और मेरी उंगली के सिरे से बिजली की एक पतली सी आर्क निकलती है। समंदर का पानी जैसे ही मेरी स्किन को छूता है, वो तुरंत इलेक्ट्रोलाइज होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। जैसे ही मुझे ये पावर मिलती है, मैं तुरंत सिस्टम से इलेक्ट्रिक मोटर का ब्लूप्रिंट निकालता हूँ, उसे बनाता हूँ और अपनी शीप पर लगा देता हूँ। इलेक्ट्रिक डिवाइसेस चलाने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुका है। मैं इंजन के खुले पावर केबल को पकड़ता हूँ और खुद से बिजली जनरेट करने लगता हूँ, लेकिन इंजन जरा भी नहीं हिलता। जो बिजली मैं बना रहा हूँ वो इसे चलाने के लिए बहुत कमजोर है। स्टॉर्म गॉड सुनने में भले ही जबरदस्त लगे, लेकिन मेरा स्टॉर्म गॉड स्किल अभी लेवल 0 पर है और लेवल 0 स्किल लगभग बेकार होती है। ये तो मोटर स्टार्ट भी नहीं कर सकती, लेकिन मुझे पता है ये क्या है, 0 से 1 तक का ग्राइंड जो हर किसी को झेलना पड़ता है। सफर शुरू करने से पहले मुझे इस स्किल को मास्टर करना होगा। मैं बार बार अपनी ची एनर्जी खर्च करता हूँ ताकि स्टॉर्म गॉड की प्रोफिशिएंसी बढ़ा सकूं। खुशकिस्मती से मेरी एफिशिएंसी काफी हाई है, शायद इसलिए क्योंकि मेरी ची कल्टीवेशन पहले से ही लेवल 6 पर है। मेरे ची रिजर्व्स फुल है और क्वालिटी भी हाई है, इसलिए सिर्फ 3 दिनों में मैं लेवल 1 तक पहुंच जाता हूँ। लेकिन लेवल 1 से लेवल 2 तक जाने में पूरे 3 महीने लग जाते हैं। जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, ग्रोथ उतनी ही स्लो हो जाती है, बिल्कुल इस दुनिया के हर स्किल की तरह। लेकिन लेवल 2 स्टॉर्म गॉड इंजन को स्टार्ट करने के लिए काफी है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, अगर लेवल 2 ही इतना पावरफुल है तो लेवल 20 कैसा होगा? क्या मैं सच में एक लाइटनिंग गॉड बन जाऊंगा? लेकिन लेवल 20 तक पहुंचने में शायद हजारों साल लग जाएंगे। एक ऐसा सपना जो बस हाथ से थोड़ा सा दूर है। मैं एक लंबी सांस लेता हूँ और अपनी रूटीन में वापस लौट आता हूँ। हर सुबह मैं जल्दी उठता हूँ और ट्रेनिंग करता हूँ। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और कुछ किलोमीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग। 100 साल से ज्यादा समय हो चुका है और मैंने एक भी दिन इस रूटीन को नहीं तोड़ा। न कोई ईगो, न कोई शॉर्टकट। मैं उस पॉइंट पर पहुंच चुका हूं जहां मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितना स्ट्रांग हूं। ये सब अब मेरी इंस्टिंक्ट बन चुका है। चाहूं भी तो इसे रोक नहीं सकता, लेकिन ये कोई बुरी आदत नहीं है और ना ही मुझे इससे कोई नफरत है। मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जी रहा हूं, जो चाहूं वो कर रहा हूं। फेम और एम्बिशन से पूरी तरह फ्री, मानना पड़ेगा ये फीलिंग कमाल की है, लेकिन ये आजादी थोड़ी अकेली भी है। मैं सेंट्रल कॉन्टिनेंट तक पहुंचने के लिए बेचैन हूं। वहां 10,000 AI गेम टेस्ट चला रहे हैं। वो दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं, बात कर सकते हैं। मतलब मैं आखिरकार किसी से नॉर्मल
बातचीत कर पाऊंगा और कुछ जवाब भी मिलेंगे। तो जैसे ही स्टॉर्म गॉड लेवल 3 पर पहुंचता है, मैं फुल स्पीड में सफर शुरू कर देता हूँ। हर दिन सुबह ट्रेनिंग, दिन में इंजन फुल थ्रॉटल पर और रात में ची कल्टीवेशन। मैप पर खुद को धीरे धीरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट के करीब जाते देखना मेरी एक्साइटमेंट को और बढ़ा देता है। उसी एक्साइटमेंट के साथ शिप साउथ की तरफ बढ़ती रहती है और ऐसे ही 3 साल गुजर जाते हैं। 3 साल बाद एक सुबह दूर होराइजन पर जमीन दिखाई देती है। मैं इंजन को फुल पावर पर डाल देता हूँ। इंजन गरजता है, प्रोपेलर तेजी से घूमता है और शीप सीधे किनारे की तरफ दौड़ पड़ती है। कुंफू पांडा धीरे धीरे चलते हुए शीप के आगे आता है और किनारे को एक अजीब से एक्सप्रेशन के साथ देखता रहता है। फिर धड़ाम, शिप सीधे बीच पर टकराती है और रेत में एक लंबी गहरी लाइन बना देती है। हम पहुंच गए। मैं शिप से कूदता हूँ और जैसे ही मेरे पैर रेत को छूते हैं, मैं घुटनों के बल बैठ जाता हूँ। अपने हाथों से जमीन को छूता हूँ और हर एक कण को महसूस करता हूँ। कुंग फू पांडा भी शिप के किनारे पर खड़ा होता है, थोड़ा हिचकिचाता है, फिर छलांग लगा देता है। वो सीधा मुंह के बल रेत में गिरता है, लेकिन उसकी मोटी बॉडी की वजह से उसे कुछ भी फील नहीं होता। उल्टा वो और एक्साइटेड हो जाता है और इधर उधर भागने लगता है। वो सीधे मेरे ऊपर आकर गिरता है और फिर खुद ही पलट जाता है। थोड़ी देर घूमने के बाद वो एक पेड़ चुनता है और अपना टेरिटरी मार्क कर देता है। ज्यादातर जानवर ऐसा ही करते हैं, नई जगह को मार्क करते हैं ताकि वो रास्ता ना भूले। उसे देखकर मेरे दिमाग में एक ही लाइन आती है, मैं आया, मैंने देखा और मैंने पेशाब किया। मैं हल्का सा खांसता हूँ, लेकिन अभी मेरे अंदर सिर्फ एक ही बेचैनी है, मुझे साउथ की तरफ और आगे बढ़ना है। मैं देखना चाहता हूँ कि 30 साल के ऑपरेशन के बाद सेंट्रल कॉन्टिनेंट कैसा दिखता है, ये एआई आखिर है कैसे। तभी अचानक गॉड की आवाज फिर से गूंजती है। काफी समय हो गया, पहला टेस्ट पूरा हो चुका है, सभी एआई को वापस बुलाया जा रहा है। नए रेयर कल्टीवेशन ट्रेजर्स ऐड किए गए हैं, नए मैजिक बीस्ट ऐड किए गए हैं। उन्हें हराने पर मना स्टोन्स ड्रॉप होंगे। मैं वहीं जम जाता हूँ और तभी सेंट्रल कॉन्टिनेंट के आसमान में एक पोर्टल फटकर खुल जाता है। जमीन से दिव्य रोशनी की किरणें फूटती है और एक के बाद एक आसमान की तरफ भागने लगती है। अचानक मेरे दिल में एक अजीब सी उदासी आ जाती है। क्या मैं उन्हें मिस कर गया? तभी एक और लाइट बीम ऊपर उठती है। वो पोर्टल तक आधे रास्ते ही पहुंच पाती है कि पोर्टल अचानक बंद हो जाता है। अब उस बीम के पास कोई मंजिल नहीं बचती और वो वापस नीचे गिरने लगती है। वो सीधा मेरी तरफ गिर रही है। मेरा दिल जोर से धड़कता है। एक एआई वापस नहीं जा पाया। मेरी नजर तेज है, मैं उसे दूर जंगल में गिरते हुए देख लेता हूँ। मुझे वहां पहुंचना ही होगा। मैं कुंग फू पांडा को पकड़ता हूँ और उसकी तरफ भागता हूँ। मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन पांडा हर पेड़ को मार्क करता जा रहा है और पीछे छूट रहा है, जैसे वो कह रहा हो, क्या तुम्हें रास्ता भूलने का डर नहीं है? मैं बिल्कुल नहीं डरता। मेरे पास मिनी मैप है। मैं जंगल के अंदर घुस जाता हूँ, रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता हूँ और अपना पुराना क्रीचर स्कैनर निकालता हूँ। यहाँ के क्रीचर्स को मोटी फर की जरूरत ही नहीं है। सेंट्रल कॉन्टिनेंट पर बहुत तेज गर्मी है। कुंग फू पांडा जैसा फुलफी क्रीचर कुछ ही कदम चलने के बाद हांफने लगता है। उसकी फर बहुत मोटी है और उसकी हीट डिसिपेशन बहुत खराब है। ये क्लाइमेट उसके लिए बहुत खतरनाक है। ये दिक्कत समुद्र से ही शुरू हो गई थी। जैसे जैसे हम सेंट्रल कॉन्टिनेंट के करीब आते गए, हालत और खराब होती गई। इसलिए मैंने उसके लिए एक लकड़ी का टब बना दिया था ताकि वो उसमें बैठकर ठंडा रह सके। हम चलते रहते हैं और आखिरकार मुझे आगे एक आकृति दिखाई देती है। मैं पास जाता हूँ और देखता हूँ कि वो लगभग 17 साल की एक लड़की है। जैसे ही मैं उसे देखता हूँ, मैं पूरी तरह से रुक जाता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत किसी को नहीं देखा। उसके फीचर्स बिल्कुल परफेक्ट है। स्किन एकदम स्मूथ है, बाल रेशम जैसे है और बॉडी स्लिम है। उसे डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास एक भी शब्द नहीं है। मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं सच में कुछ बोल नहीं पा रहा, लेकिन अभी सही शब्द ढूंढना जरूरी नहीं है, उसे बचाना जरूरी है। मैं तुरंत हेल्थ पैनल खोलकर उसके स्टेट्स देखता हूँ। एआई यूनिट, फीमेल, घायल, सांस बहुत धीमी, मूवमेंट नहीं, मोटर फंक्शन बहुत कम, स्टेटस अनकॉन्शियस। साफ है कि उसकी चोटें बहुत गंभीर है। पैनल में दिखता है कि उसके बाएं पैर के नीचे वाले हिस्से में फ्रैक्चर है और पूरे शरीर पर घाव है। मैं उसे तुरंत हिलाता नहीं हूँ। पहले मैं एक शेल्टर बनाता हूँ, फिर एक बेड तैयार करता हूँ और उसके बाद उसे सावधानी से उठाकर अंदर ले जाता हूँ। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने कभी किसी का इलाज नहीं किया। 100 साल से ज्यादा समय में मुझे खुद भी शायद ही कभी चोट लगी हो। मेरी ताकत ने मुझे हमेशा असली खतरे से दूर रखा है और फॉरगॉटन वन टाइटल की वजह से ज्यादातर क्रीचर्स मुझे नोटिस ही नहीं करते। तो मैं बस सही कंडीशन सेट कर सकता हूँ। वो बच पाएगी या नहीं, ये उसी पर निर्भर है। लेकिन एक अच्छी बात है, उसके सभी 10 बेसिक स्किल्स लेवल 5 पर है। जैसे ही वो होश में आएगी, वो खुद मुझे बता सकेगी कि उसका इलाज कैसे करना है। मेरा मेडिकल स्किल अभी लेवल 0 है, लेकिन मैं जल्दी सीखने वाला हूँ। 100 साल पहले मैं सिर्फ एक स्टूडेंट था, कुछ खास नहीं, बस इतना कि मैं कुछ भी सीख सकता था। मैं उसे आराम से सेट करता हूँ। कुंग फू पांडा को गार्ड पर खड़ा करता हूँ और शीप की तरफ वापस जाता हूँ ताकि सप्लाई ला सकूं। खाना, मटेरियल, लकड़ी के प्लैंक्स, ऑयल लैम्प्स, जो भी जरूरत है सब लेकर आता हूँ। जब मैं सामान ला रहा होता हूँ, पांडा लड़की को बड़ी जिज्ञासा से देख रहा होता है। वो सिर्फ दूसरी इंसान है जिसे उसने कभी देखा है। वो उसके पास झुककर उसे सूंघता है और तभी लड़की हल्की सी हरकत करती है और दर्द में कराती है। उसकी आवाज सुनकर
पांडा इतना डर जाता है कि वो सीधे दरवाजे के बाहर भाग जाता है। लड़की बैठने की कोशिश करती है और बाहर उस डरे हुए पांडा को देखकर रुक जाती है। मैं अंदर आता हूँ और दोनों को एक दूसरे को घूरते हुए पाता हूँ। तुम जाग गई हो, मैं थोड़ी हैरानी से कहता हूँ। वो मुझे एक उलझन भरी नजर से देखती है। मैं थोड़ा पास झुकता हूँ और पूछता हूँ, क्या तुम बोल सकती हो? लड़की सिर हल्का सा टेढ़ा करती है। मैं AI यूनिट 677 हूँ। क्या मैं गॉड गेट पर पहुंच गई हूँ, जहाँ कंस्ट्रक्शन, मेडिकल और बीस्ट टेमिंग स्किल टेस्ट हो रहे हैं? मेरे पास रिपोर्ट करने के लिए 3 चीजें हैं। रुको, मैं उसे बीच में ही रोक देता हूँ। पहले अपनी हालत चेक करो। यूनिट 677 अपने स्टेट्स खोलती है। रेस्ट 70%, हंगर 25%, हाइड्रेशन 30%, मोबिलिटी नहीं, खाना और पानी लेने में असमर्थ, अनुमानित मृत्यु समय 37 दिन। मैं हल्का सा भौं सिकुड़ता हूँ। यह सच में एक AI है। इसकी आवाज में इंसानी इमोशन का कोई निशान नहीं है। तुम खाने और पानी की चिंता मत करो। तुम्हें खुद को ठीक करने के लिए क्या चाहिए वो बताओ। यूनिट 677 अपना पूरा डायग्नोसिस करती है और बोलती है, कलाई, कंधे और सिर पर बैंडेज की जरूरत है। नीचे वाले पैर में डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है, उसे स्प्लिंट करना होगा। पूरी मोबिलिटी 10 हफ्तों में वापस आ सकती है। मैं राहत की सांस लेता हूँ। कोई सर्जरी नहीं है, ये अच्छी बात है। मैं उसके बताए हर स्टेप को फॉलो करता हूँ। काम थोड़ा धीमा और झंझट वाला है, लेकिन यूनिट 677 पूरी तरह सहयोग करती है और कुछ ही समय में बैंडेज पूरा हो जाता है। यूनिट 677 खुद को फिर से चेक करती है। स्प्लिंट की क्वालिटी खराब है, 10 दिन में इसे बदलना पड़ेगा। ये मेरा पहला मौका है, थोड़ा तो समझो। मैं जल्दी से बोलता हूँ। यूनिट 677 मेरे एक्सप्रेशन को बिल्कुल भी नोटिस नहीं करती। वो उसी फ्लैट टोन में बोलती रहती है, मेडिसिनल हर्ब्स खाने से रिकवरी तेज होगी। अभी हंगर और हाइड्रेशन नॉर्मल लेवल से नीचे है। जल्दी ही फिजिकल डिस्कम्फर्ट शुरू होगा। जब भी तुम्हें भूख या प्यास लगे बस बता देना। मैंने पहले से ही खाना और पानी रख दिया है। फिर मैं अचानक पूछता हूँ, तुमने बाहर क्या देखा था? यूनिट 677 मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखों में इंसानी फीलिंग का कोई निशान नहीं है। वो पूछती है, क्या मैं आपका यूनिट नंबर जान सकती हूँ? मैं आंखें घुमा देता हूँ। मैं कोई AI नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। यूनिट 677 एक पल के लिए रुक जाती है, जैसे वो इस बात को समझ ही नहीं पा रही हो। अब वो तुरंत खतरे से बाहर है। उसका इलाज करते हुए मुझे धीरे धीरे समझ आता है कि वो सच में इंसान नहीं है। ऊपर से वो पूरी तरह इंसान जैसी दिखती है, लेकिन अंदर से नहीं है। उसकी स्किन इंसानों जैसी लगती है, लेकिन उसमें पोर्स नहीं है। वो पसीना नहीं बहा सकती। उसका खून असली खून नहीं है, वो एक अजीब सा लाल लिक्विड है जो खून की तरह काम भी नहीं करता। यूनिट 677 एक मशीन है, फिर भी उसे चोट लगती है। उसे खाना और पानी चाहिए और वो मर भी सकती है। ये सब इस बात को टेस्ट करने के लिए बनाया गया है कि इंसान इस तरह की दुनिया में सरवाइव कर सकते हैं या नहीं। मैं धीरे धीरे सब जोड़ता हूँ और आखिर में बस एक लंबी सांस लेता हूँ। यूनिट 677 अभी भी सच में इंसान नहीं है। मैं उसे देखता हूँ, वो आधी नींद में है और मैं अचानक पूछता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? वो हल्का सा हिलती है और बोलती है, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिट 677 हूँ, यूनिट 0 के अंडर काम करती हूँ। बस मैं उसे रोक देता हूँ। मैं तुम्हें एक असली नाम देता हूँ। मैं थोड़ा सोचता हूँ, मैं तुम्हें LRA बुलाऊंगा और शॉर्ट में लाई। LRA अपना सिर मेरी तरफ घुमाती है। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता। वो पूछती है, मुझे आपको किस नाम से बुलाना चाहिए? लगता है गॉड ने इनके अंदर इंसानों की सेवा करने का गहरा प्रोग्राम डाल दिया है। वो मुझे पूरी तरह अलग तरीके से ट्रीट करती है। मैं थोड़ा सोचता हूँ, फिर पूछता हूँ, इंसान तुम्हारे लिए क्या है? LRA सीधा जवाब देती है, इंसान गॉड के बच्चे हैं, हम उनकी सेवा करने के लिए बने हैं। मैं LRA को देखता हूँ। बाहर से वो पूरी तरह इंसान लगती है, लेकिन उसका सोचने का तरीका और बिहेवियर पूरी तरह मशीन जैसा है। मुझे सच में शक होता है कि जहां उसका दिमाग होना चाहिए वहां कोई चिप लगी हुई है। मैं पूछता हूँ, दूसरा टेस्ट कब शुरू होगा? LRA कहती है कि बेसिक स्किल टेस्ट खत्म हो चुका है और दूसरा टेस्ट 30 साल बाद शुरू होगा। मैं पूछता हूँ, क्या तुमने मना स्टोन्स के बारे में सुना है? LRA बिना रुके जवाब देती है, मना स्टोन्स माइनिंग से या रेयर टियर मैजिक बीस्ट्स को हराकर मिलते हैं। हमारे कैंप के स्टोरेज में काफी बड़ी मात्रा में मौजूद है। मैं तुरंत पूछता हूँ, कितनी मात्रा? वो कहती है कि हमारे लिए मना स्टोन्स का कोई इस्तेमाल नहीं है। 30 साल में हमने लगभग 5000 इकट्ठा कर लिए हैं। 3 सेकंड की खामोशी के बाद मैं कहता हूँ, पैकअप करो, हम अभी निकल रहे हैं। LRA का पैर टूटा हुआ है, लेकिन वो कुंग फू पांडा पर बैठ सकती है। मुझे बस इतना चाहिए कि वो मुझे उनके कैंप तक ले जाए और वो 5000 मना स्टोन सब मेरे हैं। और सबसे बड़ी बात, माइनिंग और मैजिक बीस्टर्स को मारने से भी मना स्टोन्स मिलते हैं। LRA कोई विरोध नहीं करती। उसे दर्द से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसका पैर टूटा हुआ है, फिर भी चलते समय उसे जैसे कुछ महसूस ही नहीं होता। और कुंग फू पांडा अपनी ही दुनिया में मस्त है, इधर उधर डगमगाते हुए चल रहा है। लेकिन मेरा पूरा फोकस सिर्फ उन मना स्टोन्स पर है और मैं LRA को सिर्फ एक ही वजह से साथ लाया हूँ। उसे रास्ता पता है, 5000 मना स्टोन्स से मैं रेयर आइटम खरीद सकता हूँ। स्नो पीक लोटस का पूरा स्टॉक, अनलिमिटेड खाना और सबसे जरूरी इक्विपमेंट पैनल में रखा सामान कभी खराब नहीं होता। LRA पांडा की पीठ पर बैठ जाती है और बिना किसी शिकायत के रास्ता बताने लगती है। वो मेरी हर बात ध्यान से फॉलो करती है।
है, ना कभी लाइन से बाहर जाती है, ना जरूरत से ज्यादा बोलती है। जब मैं कुछ पूछता हूँ वो पूरी ईमानदारी से जवाब देती है और फिर चुप हो जाती है। जब मैं सोचता हूँ तो वो थोड़ी मेरी तरह ही लगती है। गॉड ने उसे भी नजरअंदाज कर दिया, बाकी सब उसे छोड़कर आगे बढ़ गए। अगर मैं उसे नहीं ढूंढता तो वो वहीं चुपचाप मर जाती। कभी कभी मैं उससे पूछता हूँ, क्या तुम मुस्कुरा सकती हो? वो मेरी तरफ देखती है और अपने परफेक्ट सफेद दांत दिखाती है। उसकी आंखें बिल्कुल खाली है, कोई इमोशन नहीं, और उसकी आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या उसने अभी मुझे डरा दिया? मैं अपना हाथ माथे पर रखता हूँ। उसकी मुस्कान सच में डरावनी है। एलआरए चुप हो जाती है और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। वो नाराज हो गई है। मैं उसके हेल्थ पैनल में देखता हूँ और एक नया स्टेट नोटिस करता हूँ जो मेरे पास नहीं है, मूड वैल्यू। इसका मतलब है कि गॉड ने इंसानों के इमोशनल स्टेट को भी ध्यान में रखा है। चलो मुझे अपने कैंप तक ले चलो। एलआरए तुरंत नेविगेशन शुरू कर देती है। रूट शुरू किया जा रहा है। कुल दूरी 7.6 किलोमीटर, अनुमानित समय 5 घंटे। आगे घना जंगल है, सावधान, बीस्ट अटैक का खतरा है। एलआरए रास्ता दिखाती है, मैं सुरक्षा संभालता हूँ। हम दोनों चल पड़ते हैं। अगले मोड़ पर दाईं तरफ मुड़ो, अपने कदम संभाल कर रखो, जमीन फिसलन भरी है, सावधान, झाड़ियों में जहरीले स्नेक छिपे हुए हैं। मैं मजाक में कहता हूँ, कोई गाना सुना दो। एलआरए तुरंत जवाब देती है, नेटवर्क कनेक्शन फेल, ऑडियो डाउनलोड नहीं हो सकता। तुम तो पूरी तरह इंसान के शेप का कंप्यूटर ही हो, है ना? क्या तुम्हारे लिए वाईफाई ढूंढूं? बस अब कंफर्म हो गया, इसके दिमाग की जगह सच में कोई चिप लगी हुई है। मैं हल्की सी सांस छोड़ता हूँ। वो दिखने में पूरी इंसान जैसी है, लेकिन है नहीं। पूरे सफर में बस एलआरए की नेविगेशन वाली आवाज ही सुनाई देती रहती है। हम जिन भी क्रीचर्स के पास से गुजरते हैं वो मेरी प्रेजेंस को महसूस कर लेते हैं। कोई भी मेरे पास आने की हिम्मत नहीं करता। हम सिर्फ 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। जैसे ही कैंप की दीवारें और फेंस दिखाई देते हैं, एलआरए बोलती है, डेस्टिनेशन पहुंच गए, नेविगेशन पूरा हुआ। मैं उसकी तरफ देखता हूँ और पूछता हूँ, तुम ये सब टाइम से कर रही थी क्या? एलआरए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। मैं पहली बार इस कैंप को देखता हूँ और सच में चौंक जाता हूँ। मुझे लगा था ये कोई साधारण जगह होगी, लकड़ी के घर, लकड़ी की बाड़ और कुछ खेत, लेकिन ये तो पूरी तरह मॉडर्न सेटअप है। रनिंग वाटर, बिजली, एयर कंडीशनिंग, हीटिंग, सब कुछ मौजूद है। मैं लाइमस्टोन की सड़क पर कदम रखता हूँ और चलते चलते एलआरए मुझे जानकारी देने लगती है। तभी मुझे समझ आता है कि उसके लेवल 5 स्किल्स का मतलब क्या है। वो एक ऑल पर्पस एआई है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकती। मुझे एहसास होता है कि मैंने जैकपॉट मार लिया है। मैं ध्यान से पूछता हूँ, क्या तुम न्यूक्लियर बम बना सकती हो? एलआरए मेरी तरफ देखती है। पहले जरूरी मटेरियल इकट्ठा करो, फिर एक सही हालत में न्यूक्लियर वॉरहेड ढूंढो और उसे स्कैन करो। ब्लूप्रिंट मिलने के बाद पर्याप्त मटेरियल इकट्ठा करो और डिवाइस बना लो। मैं पलक झपकता हूँ, बस इतना ही। फिर याद आता है ये गेम है, यहाँ सब कुछ लॉजिक पर नहीं चलता। मुझे स्टोरेज तक ले चलो, मुझे वो 5000 मना स्टोन्स देखने हैं। एलआरए रास्ता दिखाती है। हम किचन से गुजरते हैं। 4 दरवाजों वाले बड़े बड़े फ्रिज की लाइन लगी हुई है। हर तरह के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस मौजूद है। एलआरए बताती है, कुकिंग इक्विपमेंट पूरी तरह काम कर रहा है। इंटरफेस इंसानों के लिए आसान है, कई तरह के कुकिंग मेथड्स सपोर्ट करता है, कोई समस्या नहीं है। अचानक मुझे जानने का मन करता है कि 10,000 एआई में से कितने बच पाए। पहले टेस्ट के बाद तुम में से कितने सर्वाइव किए? कुल टेस्ट यूनिट 10,000, एलआरए रिपोर्ट देती है। सर्वाइवर्स 4,569, बीस्ट द्वारा मारे गए 2,357, आग में मरे 384, बाकी 2,863। मैं ये सब सुनता हूँ और मेरे अंदर डर बढ़ने लगता है। 50% से ज्यादा कैजुअलिटी रेट। ये समझ में आता है, इवोल्यूशन और म्यूटेशन तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि इंसान अभी भी कमजोर है। हर किसी के पास फॉरगॉटन वन जैसा टाइटल नहीं है, हर किसी के पास 100 साल का हेड स्टार्ट नहीं है, और ये तो अभी सिर्फ 100 साल ही हुए हैं। जब असली टेस्ट खत्म होंगे और गेम लाइव होगा, तब क्या इंसानियत बच भी पाएगी? एलआरए मुझे स्टोरेज एरिया में ले जाती है। सब कुछ कैटेगरी के हिसाब से रखा हुआ है। एक ठंडे सेक्शन में सिर्फ खाना रखा है, दूसरे में अलग अलग सामान है, एक खुले एरिया में पत्थर और कच्चे मिनरल्स पड़े हैं। पहली नजर में कुछ खास नहीं लगता, तभी सिस्टम पॉपअप आता है, अनक्लेम्ड मना स्टोन्स डिटेक्ट हुए हैं, कलेक्ट कलेक्ट। मैं इसी के लिए यहाँ आया था। जैसे ही मैं बोलता हूँ, पूरा ढेर मेरे इन्वेंट्री में गायब हो जाता है। मैं अपने मना स्टोन काउंट को तेजी से बढ़ते हुए देखता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि इन्हें कहाँ खर्च करूं। मैं एलआरए की तरफ मुड़ता हूँ। तुमने कहा था माइनिंग और रेयर टियर बीस्ट्स को मारने से मना स्टोन्स मिलते हैं। 3 तरीके हैं, एलआरए जवाब देती है। पहला माइनिंग, दूसरा रेयर टियर या उससे ऊपर के मैजिक बीस्ट्स को हराना, तीसरा खास क्वेस्ट पूरा करना। क्या आसपास कोई रेयर टियर बीस्ट है? एलआरए सीधा जवाब देती है, प्लेयर्स को खुद एक्सप्लोर करके ढूंढना होगा। फिलहाल हम कैंप में ही रुक जाते हैं। मुझे स्टोरेज में एडवांस्ड सिंथेटिक फैब्रिक से बने कपड़े मिलते हैं, मजबूत, अच्छा इंसुलेशन, नमी को जल्दी सोखने वाले और दिखने में भी अच्छे। 100 साल से ज्यादा समय में पहली बार मुझे सही से नहाने का मौका मिलता है। मैं अपने बाल काटता हूँ और ऐसे
कपड़े पहनता हूँ जो किसी सभ्य इंसान जैसे लगते हैं। जब मैं खुद को आईने में देखता हूँ मुझे समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन जब मैं एलआरए के पास वापस जाता हूँ वो पूछती है तुम कौन हो। ऐसा मजाक सिर्फ कोई गॉड लेवल एआई ही कर सकता है। उसे समझने में थोड़ा समय लगता है कि ये मैं ही हूँ। वो मुझे ध्यान से देखती है और कहती है तुम सच में इंसान हो, पिछले 100 साल में विकसित हुआ कोई जंगली प्राणी नहीं। मतलब तुम अब तक मुझे कोई केवमैन समझ रही थी। मैंने पहले ही स्टोरेज चेक कर लिया था, खाना पूरी तरह प्रिजर्व है, हर अप्लायंस अपने आप चल रहा है और अगर कुछ टूट जाए तो एलआरए उसे ठीक कर सकती है। मैं यहाँ सच में आराम कर सकता हूँ, लेकिन सर्वाइवल कभी मेरी समस्या नहीं थी। असली चुनौती है हमेशा जिंदा रहना। अभी मेरा लाइफ स्पैन 688 साल है, जिसमें से 600 साल मुझे लेवल 6 ची कल्टीवेशन से मिले हैं। सुनने में ये काफी लगता है, लेकिन मैं इसका छठा हिस्सा पहले ही खर्च कर चुका हूँ। खुशकिस्मती से मैं मना स्टोन्स खर्च करके रेयर कल्टीवेशन ट्रेजर्स ले सकता हूँ ताकि अपनी प्रोग्रेस तेज कर सकूं, या फिर कोई सेक्रेट कल्टीवेशन ग्राउंड ढूंढ सकता हूँ जहाँ ट्रेनिंग हो सके। अभी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत मना स्टोन्स की है, और वो भी बड़ी मात्रा में। अभी के लिए सिर्फ 2 भरोसेमंद तरीके हैं, माइनिंग और रेयर टीयर मैजिक बीस्ट्स का शिकार। लेकिन रेयर टीयर बीस्ट्स अभी भी सच में बहुत कम है, शायद इसलिए क्योंकि गॉड ने अभी तक टाइम फ्रीज वाला फेज पूरा नहीं किया है। इसलिए दुनिया में हाई टीयर बीस्ट्स को भरने का अभी कोई मतलब नहीं है। गेम डेवलपमेंट में पहले फ्रेमवर्क बनाया जाता है, फिर गेम को रन कराया जाता है और उसके बाद डिटेल्स पर काम होता है। मैं ये बात समझ जाता हूँ। तो फिलहाल मैं जो मिल रहा है उसी का शिकार करता हूँ और नजर बनाए रखता हूँ कि कहीं कोई रेयर टीयर बीस्ट दिख जाए। फिर कैंप में 5वें दिन सिस्टम अचानक अलर्ट देता है, बीस्ट फ्रेंजी इवेंट ट्रिगर हो गया है। बीस्ट फ्रेंजी मेरे शरीर में ठंड सी दौड़ जाती है। मुझे पता है ये क्या होता है। अगर एक ही इलाके में बहुत ज्यादा क्रीचर्स को मारो तो बीस्ट फ्रेंजी ट्रिगर हो जाती है। मैं तुरंत एलआरए को ढूंढता हूँ। ये पहले कितनी बार हो चुका है, ये तीसरी बार है। वो कहती है पहला इवेंट 3 दिन चला, मौतें 867। दूसरा इवेंट 10 दिन चला, मौतें 674। मैं दांत भींच लेता हूँ, ये मेरी गलती है। मैंने इस चीज को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। ओवर हंटिंग फ्रेंजी ट्रिगर करती है, और जब ऐसा होता है तो इलाके के सारे क्रीचर्स इंसानों पर टूट पड़ते हैं। लायन, टाइगर, लेपर्ड, यहाँ तक कि डियर, बोर और जहरीले स्नैक भी, सब पूरी तरह पागल हो जाते हैं। और अगर आसपास कोई रेयर टीयर बीस्ट हुआ तो वो भी पीछे नहीं हटेगा। एलआरए मेरे चेहरे को नोटिस करती है। तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, पहला भाग जाओ, दूसरा छिप जाओ और इवेंट खत्म होने का इंतजार करो, तीसरा लड़ो और हर आने वाले क्रीचर को मार दो। और तुम क्या करोगी, मैं पूछता हूँ। एलआरए एक पल के लिए रुक जाती है। उसने अपने बारे में सोचा ही नहीं था। सोचती भी क्यों, वो सिर्फ एक टेस्ट यूनिट है। अगर वो मर जाती है तो बस मर जाती है, लेकिन क्योंकि मैं एक प्लेयर हूँ उसे जवाब देना पड़ता है। वो आखिर में कहती है नेटवर्क उपलब्ध नहीं, क्वेरी फेल। मेरी आंख फड़कती है, रुको, तुम नेटवर्क से कनेक्ट हो सकती हो, और क्या तुम वीडियो भी डाउनलोड कर सकती हो? तुम तो बिल्कुल ट्यूटोरियल एनपीसी जैसी हो जो हर सवाल का जवाब देती है। एलआरए कुछ देर चुप रहती है और जवाब नहीं देती। फिर वो तीसरा ऑप्शन रिकमेंड करती है। मैं सलाह देती हूँ कि प्लेयर स्टोरेज में जाकर वेपन्स इक्विप करे और सेंट्रल कंट्रोल रूम से ऑटो टरेट्स एक्टिवेट करे। ध्यान रहे ऑटो टरेट्स दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं करते। कैंप के 4 एग्जिट है और हर एक पर ऑटो टरेट लगा हुआ है। साउथ और नॉर्थ गेट पर हैवी ट्रैप्स भी लगे हैं। मैं सिर हिलाता हूँ, कुंग फू पांडा को वहीं रुकने को कहता हूँ और सीधे स्टोरेज की तरफ बढ़ता हूँ। एलआरए मेरे लिए काफी काम की साबित हो रही है। वो गेम की जानकारी का सीधा सोर्स है और मैं उससे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। मेडिकल स्किल्स, रिसर्च और वो सारी चीजें जिनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं घबराया नहीं हूँ। मैं पहले भी एक बीस्ट फ्रेंजी झेल चुका हूँ। पिछली बार मैं छिप गया था, लेकिन इस बार मैं छिप नहीं सकता। मुझे एलआरए को प्रोटेक्ट करना है, और सच कहूँ तो मैं खुद भी देखना चाहता हूँ कि मैं असल में कितना ताकतवर हूँ। जब से स्टॉर्म गॉड लेवल 2 हुआ है मेरा ओवरऑल रैंक रेयर टीयर पर है। रेयर टीयर असल में कितना स्ट्रांग होता है मुझे खुद नहीं पता। अभी तक कुछ भी मुझे मेरी लिमिट तक नहीं ले गया। मैं पावर ब्रेसर्स पहनता हूँ, शील्ड को अपनी पीठ पर टांगता हूँ और स्टोरेज से धनुष, तीर, तलवार और एक ब्लेड उठाता हूँ। मैं साउथ गेट पर अपनी पोजीशन लेता हूँ। इस बार भागना नहीं है, मैं खुद को टेस्ट करना चाहता हूँ। पीठ पर बो और शील्ड, बाएं हाथ में ब्लेड, दाएं हाथ में तलवार लेकर मैं गेट पर खड़ा हो जाता हूँ। मैं ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के टरेट्स ऑन कर देता हूँ, लेकिन साउथ वाला टरेट बंद रखता हूँ। साउथ के जंगल से कुछ आ रहा है, आवाज की एक बढ़ती हुई दीवार। सबसे पहले एक एल्क पेडो के बीच से निकलता है। उसकी आंखें लाल है और वो सीधे मेरी तरफ दौड़ता है। फिर 2 चीता और फिर राइनो का झुंड। हर एक का सिर्फ एक मकसद है, मेरे सामने खड़े इंसान को मारना। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ और सीधे उनकी तरफ दौड़ पड़ता हूँ। 100 साल से ज्यादा की रोज की ट्रेनिंग, 100 साल से ज्यादा की हर रात की ची कल्टीवेशन, और ऊपर से लेवल 2 स्टॉर्म गॉड। मैं एक ऐसे लेवल की ताकत पर पहुंच चुका हूँ जो सच में डरावनी है। बस मुझे खुद इसका एहसास नहीं है। मेरी स्पीड इतनी तेज है कि आंखों से दिखना मुश्किल है। मेरी ताकत 10 हाथियों से भी ज्यादा है। मेरे कॉम्बैट इंस्टिंक्ट किसी भी शिकारी से बेहतर है। यही होता है 100 साल का हेड स्टार्ट। और जब इसमें इंसानों द्वारा बनाए गए वेपन्स जुड़ जाते हैं तो मेरी कॉम्बैट पावर इन पागल जानवरों से 10 गुना ज्यादा हो जाती है। एक किक में ही एक चीता 30 मीटर दूर जा गिरता है। ये शिकार नहीं है, ये सीधा नरसंहार है। बीस्ट फ्रेंजी इवेंट ओवर हंटिंग की सजा भी है और जानवरों की बढ़ती संख्या को कंट्रोल करने का तरीका भी। ऐसे इवेंट में सिर्फ वही बचता है जो सच में स्ट्रॉन्ग
स्ट्रांग होता है। मैं एक तीर छोड़ता हूँ, साउथ गेट से चुपके से घुसने की कोशिश कर रहा। एक हंटिंग हाउंड सीधे उसके सिर में तीर लगते ही गिर जाता है। तभी साउथ की तरफ से एक दहाड़ गूंजती है जो जमीन तक हिला देती है। सारे जानवर वहीं रुक जाते हैं, फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं, लेकिन जमीन अभी भी कांप रही है। मेरे पीछे कुछ बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है, 20 मीटर से भी ऊंचा, गोरिल्ला जैसा शरीर लेकिन 4 हाथ। 4 आर्म गोरिल्ला, रेयर स्टेटस, फ्रेंजीड, एक रेयर टियर मैजिक बीस्ट। आखिरकार मेरी आंखों में बिजली सी चमकती है। मेरे पैरों के नीचे जमीन पर करंट की चिंगारियां दौड़ने लगती है। 4 हाथों वाला गोरिल्ला अपनी छाती पीटता है, जोर से दहाड़ता है और मेरी तरफ दौड़ पड़ता है। उसके 2 हाथ मेरी तरफ बढ़ते हैं, बाकी 2 आपस में लॉक होकर एक बड़े हथौड़े की तरह मेरे ऊपर गिरते हैं। मेरी नजर तेज हो जाती है। मैं ब्लेड और तलवार नीचे गिरा देता हूँ, अपना मुट्ठी कसता हूँ और सीधे ऊपर की तरफ वार करता हूँ। धड़ाम, 3 मुट्ठियां एक साथ टकराती है। शॉकवेव हवा की दीवार बनाकर चारों तरफ फैल जाती है। पत्ते उड़ने लगते हैं, मेरे कपड़े तूफान में झंडे की तरह फड़फड़ाते हैं। फिर मुझे वो आवाज सुनाई देती है, एक साफ क्रैक, हड्डी टूटने की आवाज। जैसे ही वो आवाज गूंजती है, 4 हाथों वाला गोरिल्ला पीछे लड़खड़ा जाता है। उसके 2 हाथ बेकार होकर लटक जाते हैं। 100 साल की पुशअप्स ट्रेनिंग एक भी बेकार नहीं गई। मैं कितना स्ट्रांग हूँ मुझे खुद कभी ठीक से एहसास ही नहीं हुआ। मेरे पास कोई तुलना करने वाला नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जो मुझे टक्कर दे सके। लेकिन मैं सिर्फ इंसानों से ही आगे नहीं था, मैं इस धरती की हर चीज से 100 साल आगे था। पूरी दुनिया में इवोल्यूशन और म्यूटेशन तेजी से बढ़ रहे थे और मैं भी उसी दुनिया का हिस्सा हूँ। मैं भी बाकी सबके साथ साथ इवॉल्व और म्यूटेट हो रहा था। उसके ऊपर रोज की ट्रेनिंग और सर्वाइवल के लिए हंटिंग ने मेरे इंस्टिंक्ट और कॉम्बैट टेक्निक को बार बार निखारा है। इसलिए इस 4 आर्म गोरिल्ला के मुकाबले मैं पूरी तरह अलग लेवल पर हूँ। नेचर में जब कोई जानवर अपने से ज्यादा ताकतवर शिकारी से मिलता है तो वो भाग जाता है, लेकिन आज नहीं, आज सब फ्रेंजी में है। मैंने उन्हें जो भी दिखाया उसके बाद भी वो बिना सोचे समझे मेरी तरफ आते जा रहे हैं, क्योंकि ये गॉड का डिजाइन है और गॉड कभी गलती नहीं करता। कभी एक ऐसी प्रजाति थी जो अपनी संख्या ज्यादा होने पर खुद ही खत्म होने लगती थी। साइंटिस्ट्स को कभी इसका जवाब नहीं मिला, लेकिन अभी यहाँ खड़े होकर मुझे सब समझ आ रहा है। ये गॉड का सिस्टम है, नेचर को बैलेंस करने का तरीका। वल्फ भेड़ों को मारते हैं, टाइगर हिरन को मारते हैं। जब जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है तो बीस्ट फ्रेंजी एक्टिव हो जाती है, ताकि जानवरों और इंसानों दोनों की संख्या कंट्रोल में रहे। और जिनमें पोटेंशियल है, चाहे इंसान हो या बीस्ट, उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो तेजी से ग्रो करे, अपनी लिमिट तोड़े। वैसे ही 4 आर्म गोरिल्ला कभी किसी साधारण साथी को नहीं चुनेगा। टॉप क्रीचर्स धीरे धीरे ही बढ़ते हैं, यही नेचर का नियम है। 4 हाथों वाला गोरिल्ला अपने बचे हुए 2 हाथों से छाती पीटता है और मेरी तरफ दहाड़ता है। मेरी आंख हल्की सी फड़कती है, मैं अपना ब्लेड उठाता हूँ और फिर से आगे बढ़ता हूँ। वो पंच तो बस एक टेस्ट था और अफसोस ये भी मुझे मेरी लिमिट तक नहीं ले जा पाया। मैं अभी भी नहीं समझ पाया कि मैं असल में कितना ताकतवर हूँ, लेकिन इस बीस्ट फ्रेंजी को खत्म करना जरूरी है। अब समय आ गया है कि मैं खुद को रोके बिना लड़ूं। 4 हाथों वाले गोरिल्ला की आंखें लाल जल रही है, एक आखिरी दहाड़ और वो मेरी तरफ दौड़ता है। उसके पीछे पागल क्रीचर्स की पूरी लहर आती है और उनके और इस कैंप के बीच सिर्फ मैं खड़ा हूँ, क्योंकि मैं रेयर टियर हूँ। मैं ब्लेड और तलवार उठाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। मेरी टेक्निक अब पहले जैसी नहीं रही। पहले हर फाइट 1 on 1 होती थी, ओवर पावर, एक वार और खत्म। लेकिन ये अलग है, क्योंकि ये गॉड का गेम है और गॉड के लिए जानवर और इंसान दोनों ही इस्तेमाल की चीज है। मर गए तो खत्म। अगर तुम इस क्रूरता के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए तो ये क्रूरता तुम्हें मिटा देगी। यही नेचर का नियम है और इससे कोई नहीं बच सकता। मैं लड़ाई के बीच ये सब सोच रहा हूँ। इससे पता चलता है कि मैं कितनी मुश्किल में हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कुछ को जानबूझकर छोड़ भी रहा हूँ। मैं और किल्स नहीं बढ़ाना चाहता। ओवर हंटिंग ने ही ये सब शुरू किया था। अगर ये खत्म होते ही फिर से एक और बीस्ट फ्रेंजी शुरू हो गई तो वो कभी खत्म ना होने वाला बुरा सपना बन जाएगा। इसलिए मैं उन्हें बेहोश करता हूँ, जरूरत पड़े तो उनके पैर तोड़ देता हूँ और सिर्फ तभी मारता हूँ जब कोई और ऑप्शन नहीं बचता। ऐसी दया तभी मुमकिन है जब तुम्हारे पास ताकत बची हो। सुनने में ये बहुत नेक लगता है, लेकिन सच में मैं बस और परेशानी नहीं चाहता। तभी अचानक 3 रेयर टियर मैजिक बीस्ट अलग अलग गेट तोड़ते हुए अंदर घुस आते हैं। ऑटो टरेट्स टूट जाते हैं, ट्रैप्स बर्बाद हो जाते हैं और वो सीधे कैंप के अंदर फैल जाते हैं। वो ऐसे मूव कर रहे हैं जैसे उन्हें बिल्कुल पता हो कि LRA कहाँ छिपी है, सीधे उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरी भौहें सिकुड़ जाती है। पहली बार मुझे असली दबाव महसूस होता है। डिफेंड करना अटैक करने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। मैं तेजी से मुड़ता हूँ, धनुष खींचता हूँ और अपने अंदर स्टॉर्म एनर्जी जमा करता हूँ जब तक वो तीर के चारों तरफ लिपट नहीं जाती। मैं तीर छोड़ता हूँ, तीर चीखते हुए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो मेरी उंगलियों से निकलता है, बिजली फट पड़ती है। लकड़ी का तीर टूटकर बिखर जाता है, लेकिन स्टील की नोक आगे बढ़ती रहती है और अपने साथ पूरी बिजली लेकर जाती है। एक तीर के आकार की बिजली। वो एक बड़े राइनो के कंधे में घुसता है और टक्कर बिल्कुल सीधी बिजली गिरने जैसी होती है। राइनो 15 मीटर पीछे उछल जाता है और उसका आधा शरीर उड़ जाता है। लेकिन जैसे ही मैं तीर चलाता हूँ, 4 आर्म गोरिल्ला मौका देख लेता है और पूरी ताकत से मुझे घूसा मारता है। मैं वो वार खाता हूँ और 30 मीटर हवा में उड़कर सीधे एक ईंट की दीवार से टकराता हूँ। दीवार जोर से टूटती है और मलबा मुझ पर गिर जाता है। मैं पूरी तरह उसके नीचे दब जाता हूँ, लेकिन 4 हाथों वाला गोरिल्ला रुकता नहीं है। वो दौड़ता
हुआ आता है, अपने बचे हुए 2 हाथ जोड़ता है और पूरे मलबे पर वार करने के लिए उन्हें ऊपर उठाता है। वो सिर्फ बेरहमी नहीं दिखा रहा, उसे पता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। बीस्ट फ्रेंजी ने उन्हें एक नई क्षमता दी है, इंसान की लोकेशन और हालत को सटीक महसूस करने की ताकत। ये म्यूटेटेड गोरिल्ला दया नहीं समझता और मेरे जैसे खतरे के सामने वो दया दिखाने की गलती भी नहीं करेगा। उसका मुक्का नीचे गिरता है और तभी मलबे के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है और उसके वार को रोक लेता है। हवा कांप उठती है, धूल चारों तरफ फैल जाती है। मैं धीरे धीरे मलबे से उठता हूँ। मेरे शरीर पर धूल का एक कण भी नहीं है, पूरा शरीर एक हल्की चमकती हुई ढाल से घिरा हुआ है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, मैं गोरिल्ला के हाथ को बिना किसी मेहनत के पकड़कर खड़ा हूँ। क्या मैंने सच में सोचा था कि ची कल्टीवेशन सिर्फ लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए है? जो मेरे चारों तरफ लिपटा हुआ है वो ची एनर्जी है, मेरे शरीर के हर सेल से निकलकर बाहर फैली हुई। एक ची बस्ट बिजली की तरह ची एनर्जी भी हथियार बन सकती है और मेरी ची कल्टीवेशन लेवल 6 है, जो स्टॉर्म गॉड से भी ऊपर है। मैं अपना दूसरा मुट्ठी कसता हूँ, ची एनर्जी उसके चारों तरफ दूसरी स्किन की तरह लिपट जाती है और मैं वार करता हूँ। 4 हाथों वाले गोरिल्ला का बीच का हिस्सा अंदर धंस जाता है, पूरा शरीर 30 मीटर पीछे उड़ता है और रास्ते में कई बड़े पेड़ तोड़ता हुआ जमीन पर गिरता है। वो वहीं पड़ा रहता है, हिलता भी नहीं। मैं धीरे धीरे मलबे से बाहर कदम रखता हूँ। मेरे शरीर से निकलने वाला पेशा ही डराने वाला है। मेरे अंदर की ची एक अदृश्य आग की तरह जल रही है। मेरे दिमाग में एक लाइन आती है, किसी स्किल की असली ताकत उस स्किल में नहीं होती, बल्कि उसे इस्तेमाल करने वाले में होती है। लेकिन अभी सोचने का समय नहीं है, अभी भी कई पागल जानवर बाकी है। मैं जमीन से उछलता हूँ और तीर की तरह आगे बढ़ता हूँ, सीधे उस जगह की तरफ जहाँ एलारे छिपी है। मेरे रास्ते में सबसे पहले एक टाइटन स्नेक आता है। उसकी आंखें लाल है और वो मुझे देखते ही हमला करता है। उसका बड़ा जबड़ा मेरी तरफ बढ़ता है, खून की बदबू फैलाता हुआ, लेकिन मैं उससे पहले ही तेज हूँ। ची बस्ट एक्टिव, मेरी ताकत, स्पीड और बॉडी की मजबूती कई गुना बढ़ जाती है। स्नेक वार करता है, लेकिन मैं पहले ही उसके सिर के ऊपर पहुंच चुका हूँ। मैं अपना मुक्का नीचे मारता हूँ, धम। स्नेक जमीन में धंस जाता है और वहां एक गड्ढा बन जाता है। वो फिर नहीं हिलता। अब सिर्फ एक रेयर टीयर बचा है, एक विशाल जंगली सुअर, आंखें खून जैसी लाल, सीधा एलारे की तरफ दौड़ रहा है। और तभी कुंग फू पांडा सामने आकर उसके रास्ते में खड़ा हो जाता है। वो छोटा नहीं है, लेकिन उस सुअर के सामने बहुत छोटा लगता है। मेरे अंदर घबराहट बढ़ती है, शायद मैं समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा। तभी एलारे दरवाजे से बाहर आती है, अपने सहारे के साथ खड़ी होती है। उसके हाथ में एक बोल्ट एक्शन राइफल बनती है। वो निशाना लगाती है, सिर हल्का झुकाती है और ट्रिगर दबाती है। धम, गोली चलती है। सुअर की दाईं आंख फट जाती है। वो दर्द में चीखता है और कुंग फू पांडा के सामने गिर जाता है। उसी समय मैं अपना धनुष खींच चुका होता हूँ। मैं तीर पर बिजली और ची दोनों को एक साथ लपेटता हूँ। दोनों एनर्जी एक पॉइंट पर मिलती है और तुरंत कंट्रोल से बाहर फटने लगती है। स्टील की नोक चीखती हुई आगे बढ़ती है, उसके पीछे बिजली और ची की लहर घूमती रहती है। हर ब्लास्ट के साथ तीर और तेज होता जाता है। वो विशाल सुअर फिर से उठता है, सिर झटकता है और एलारे की तरफ दौड़ता है, लेकिन उसी पल मेरा तीर हवा को चीरता हुआ उसके अंदर घुस जाता है। धम, बिजली और ची एक साथ फटती है और वो सुअर मांस और खून के टुकड़ों में उड़ जाता है। मैं लंबी सांस छोड़ता हूँ। चारों रेयर टीयर 20 खत्म हो चुके हैं। तभी मेरी नजर एलआरए के हाथ में पकड़ी हुई बोल्ट एक्शन राइफल पर जाती है और मैं तुरंत पोल पड़ता हूँ। ये तो 98 के है। एलआरए मुझे साइड से देखती है और कहती है, ये M193 है। मुझे गन्स के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे अब चुप ही रहना चाहिए वरना और बेइज्जती हो जाएगी। एलआरए जमीन से एक डंडी उठाती है और मेरी तरफ बढ़ाती है। तो ये क्या है? मैं कहता हूँ, ये भी 98 के है। मैं तुरंत चिढ़ जाता हूँ, मुझे कुछ चीजें तो पता है। ठीक है, और सुनो, कहीं तुम सच में 100 साल पहले से टाइम ट्रेवल करके तो नहीं आई हो, जैसे किसी की आत्मा रोबोट बॉडी में आ गई हो? तुम्हें ये मजाक कैसे पता होगा? एलआरए बिना कुछ बोले मुड़ती है, राइफल उठाती है, दूर निशाना लगाती है और ट्रिगर दबाती है। नदी के किनारे से रेंगता हुआ एक मगरमच्छ आता है और उसकी खोपड़ी एक ही शॉट में फट जाती है। मैं वहीं रुक जाता हूँ। उसने इसे नकारा नहीं। अब मुझे समझ आ रहा है कि बाकी सारे एआई गॉड गेट से वापस क्यों चले गए और तुम ही क्यों नहीं गई। मैं उसके पीछे भागता हूँ और पूछता हूँ, सच बताओ, क्या तुम टाइम ट्रैवल करके आई हो? एलआरए का चेहरा बिल्कुल खाली रहता है और वो जवाब देती है, नेटवर्क कनेक्शन फेल, क्वेरी सर्च नहीं हो सकती। मैं एक और तीर चढ़ाता हूँ और उसके पीछे खड़ा होकर उन बीस्ट को गिराता रहता हूँ जो हमारी तरफ आ रहे हैं। एलआरए के हाथ में राइफल बहुत खतरनाक है। लगभग हर शॉट किसी बीस्ट का सिर उड़ा देता है। वो लगातार फायर कर रही है, लेकिन उसका दायां पैर टूटा हुआ है और हर शॉट के झटके से वो पीछे लड़खड़ा जाती है। मैं उसके पीछे खड़ा हो जाता हूँ ताकि हर बार जब वो फायर करे तो वो मुझसे टकराकर संभल जाए। हम दोनों लगातार फायर करते रहते हैं और कुंग फू पांडा भी लड़ाई में जुड़ जाता है। धीरे धीरे बीस्ट की संख्या कम होने लगती है। आखिरकार सब खत्म हो जाता है। एलआरए बोलती है, बीस्ट फ्रेंजी इवेंट नंबर 3 खत्म हुआ। कुल मौतें 0, 4 रेयर टीयर मॉन्स्टर्स आए थे और चारों खत्म कर दिए गए। मैं एलआरए की तरफ देखता हूँ और नोटिस करता हूँ कि उसका बायां पैर कांप रहा है,
जबकि दायां पैर टूटा हुआ है। पूरा वजन अब उसके एक ही पैर पर है। फिर भी वो अपने क्रच को पकड़कर धीरे धीरे अंदर चलने लगती है। मुझे बेसिक समझ है, मैं उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता हूँ। एलआरए तुरंत राइफल को अपने इक्विपमेंट स्लॉट में गायब कर देती है और सीधा बोलती है, ऐसा सोचो भी मत, बीस्ट फ्रेंजी आखिरकार खत्म हो चुकी है। ये इवेंट शुक्र है ज्यादा लंबा नहीं चला। बीमारी फैलने से बचाने के लिए मैं और कुंफू पांडा सारे मरे हुए जानवरों को स्टोरेज में ले जाकर फ्रीज करते हैं। जो बेहोश थे वो होश में आकर सामान्य हो जाते हैं और भाग जाते हैं। जिनके पैर टूटे हुए हैं वो अभी भी फ्रेंजी में है, तो मैं उन्हें फिर से बेहोश कर देता हूँ और एलआरए उनके घाव ठीक करती है। जो बच नहीं सकते, जो जंगल में जिंदा नहीं रह पाएंगे, उन्हें हम कैंप में ही रख लेते हैं। मुर्गियां अंडे देती है, बकरियां दूध देती है, पूरी तरह बेकार नहीं है। सब कुछ साफ होने के बाद मेरा ध्यान फिर से एलआरए की राइफल पर चला जाता है। मैंने जिंदगी में कभी असली गन नहीं पकड़ी और कुछ राउंड चलाने की इच्छा बहुत ज्यादा है, तो मैं हिम्मत करके एलआरए से पूछता हूँ कि क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए ले सकता हूँ। उसने कहा था कि वो अपनी मिशन वाली राइफल किसी को नहीं देगी, लेकिन जब मैं सिर्फ 2 शॉट्स के लिए पूछता हूँ तो वो मुझे दे देती है। स्कोप के बिना मेरी निशानेबाजी बहुत खराब है। मैं एक लाल फूल पर निशाना लगाता हूँ और 12 मीटर दूर एक सूखे पेड़ में गोली मार देता हूँ। मैं हैरान रह जाता हूँ, इस पेड़ में ऐसा क्या है? क्या ये गोलियों को खींचता है? एलआरए कुछ सेकंड तक देखती है और बिना कुछ बोले राइफल वापस ले लेती है। मैं अपने इक्विपमेंट स्लॉट से 8 गुना वाला स्कोप निकालता हूँ और उसकी तरफ बढ़ाता हूँ। एलआरए थोड़ी हैरानी के साथ उसे लेती है और तुरंत राइफल पर लगा देती है। फिर वो कहती है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हम ट्रेड कर सकते हैं। मैं ध्यान से सोचता हूँ, लेकिन सच में मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मुझे क्या चाहिए। फिर भी मैं पूछता हूँ, क्या तुम खाना बना सकती हो? ब्रेस्ड पोर्क बेली, डबल कुक्ड पोर्क, स्टर फ्राइड एग्स एंड टोमेटो, चिकन मशरूम स्टू। मैं एक के बाद एक डिश के नाम गिनाने लगता हूँ और मेरे मुंह में पानी आने लगता है। एलआरए जवाब देती है, कुकिंग लेवल 5 कुल 123 डिशेस रिकॉर्ड में है, तुम्हें क्या चाहिए? मैं पूरी तरह भूखा हो चुका हूँ और डिशेस के नाम रुक ही नहीं रहे। एलआरए मुझे रोक देती है, क्या तुम ये सब खत्म भी कर पाओगे? मैं थोड़ा सोचता हूँ और कहता हूँ, स्टर फ्राइड एग्स और टोमेटो। एलआरए बिना किसी भावना की बोलती है, टोमेटो नहीं है। मैं उसे खाली नजरों से देखता हूँ, फिर कहता हूँ, चिकन मशरूम स्टू। एलआरए उसी टोन में कहती है, मशरूम नहीं है। यहाँ कुछ है भी या नहीं? ठीक है, मैं खुद जाकर देखता हूँ कि किचन में क्या है। मैं किचन की तरफ जाता हूँ। सब्जियां लगभग खत्म है, लेकिन मांस की वैरायटी काफी अच्छी है। मांस के साथ एक बड़ा बॉक्स अंडों का है, थोड़ा दूध है और बेसिक चीजें जैसे आलू, हरा प्याज और आटा है। एलआरए को 100 से ज्यादा डिशेस बनानी आती है, लेकिन यहाँ बनाने के लिए चीजें ही नहीं है, तो हम जो है उसी से काम चलाने का फैसला करते हैं। मैं खाना बनाना नहीं जानता, लेकिन मैं राइस कुकर चला सकता हूँ और सब्जियां धोकर काट सकता हूँ। एलआरए स्टर फ्राई और उबालने का काम संभालती है। उसका पैर घायल है और वो ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती, फिर भी वो खड़े होकर खाना बनाती रहती है। कुछ देर बाद आखिरकार खाना तैयार हो जाता है। एलआरए अपना फैसला सुनाती है, स्कोर 75 से ऊपर, रेटिंग गुड। फिर वो मेरे बनाए चावल को देखती है और जोड़ती है, राइस स्कोर 60 से नीचे, रेटिंग क्रूड। चावल पूरी तरह खराब है और सच में ऐसे ही हैं, लेकिन अभी मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। 100 साल से ज्यादा समय के बाद मैं पहली बार घर का बना खाना खाने बैठा हूँ। मैं उन साधारण से दिखने वाले खाने को देखता हूँ और एक अजीब सी फीलिंग महसूस करता हूँ, जिसे मैं शब्दों में नहीं बता सकता। मुझे लगा था कि मैं बिना सोचे समझे खाना शुरू कर दूंगा, लेकिन मैं अपने चॉपस्टिक्स तक नहीं उठा पा रहा। सॉरी, मैंने 100 साल से चॉपस्टिक्स इस्तेमाल नहीं किए। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा वापस आदत में आने में। मैं हर डिश का एक एक कौर खाता हूँ, फिर रुक जाता हूँ। मुझे लगा था कि मैं लगातार खाता ही रहूंगा, लेकिन मैं ऐसा कर ही नहीं पा रहा। पहली बात तो मुझे भूख ही नहीं है, और दूसरी बात मुझे डर लग रहा है, अगर मैंने जल्दी जल्दी खा लिया तो ये खत्म हो जाएगा और फिर सब खत्म हो जाएगा। तभी एलआरए धीरे से पूछती है, क्या इसका स्वाद अच्छा नहीं है? उसने मुझे चॉपस्टिक्स नीचे रखते देखा और उसे लगा कि मुझे खाना पसंद नहीं आया। ये बहुत अच्छा है। मेरी आवाज गले में अटक जाती है और मेरी उंगलियां हल्की सी कांपने लगती है। मैं धीरे धीरे चॉपस्टिक्स से खाना उठा के मुंह में डालता हूँ और बीच बीच में बड़बड़ाता हूँ। मुझे बस डर है कि अगर मैं जल्दी खा लूंगा तो सब खत्म हो जाएगा। एलआरए चुपचाप मुझे देखती रहती है। वो खुद चॉपस्टिक्स नहीं उठाती, क्योंकि ये एक ट्रेड था। मैं धीरे धीरे खाता हूँ, हर एक कौर को महसूस करता हूँ, उसे लंबा खींचता हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि इसके बाद शायद मुझे ऐसा खाना फिर कभी ना मिले। मुझे डर है कि मैं फिर कभी ऐसा खाना नहीं खा पाऊंगा जिसमें इतनी फीलिंग हो। लेकिन ये डर बेकार है, क्योंकि एलआरए को भी खाना खाना पड़ता है। जब वो अपने लिए खाना बनाएगी तो क्या वो मेरे लिए भी बना देगी? बिल्कुल नहीं। अगले दिन एलआरए खाना बनाती है, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं बनाती। मैं सच में चिढ़ जाता हूँ, मेरे लिए खाना क्यों नहीं है? एलआरए ऊपर देखती है, सच में कंफ्यूज। तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हें खाना है। मुझे तुरंत समझ आ जाता है, एलआरए को बेसिक सोशल चीजों का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो मुझसे मिलने से पहले सिर्फ एक एआई थी। मैं तुरंत पूछता हूँ, तो तुम लोग गॉड गेट से वापस जाने से पहले कैसे खाते थे? क्या हर
कोई खुद ही खाना बनाता था? एलआरए जवाब देती है, हमारे काम मॉड्यूल के हिसाब से बंटे हुए थे। खाना बनाने का काम एक खास इंसान संभालता था। कंस्ट्रक्शन, हंटिंग, रिपेयर, क्राफ्टिंग, फार्मिंग, टेमिंग, हर काम अलग अलग लोगों के पास था। डिवीजन ऑफ लेबर। मैं पूछता हूँ, अगर हंटर मर जाए तो? एलआरए बिना रुके जवाब देती है, जिम्मेदारी किसी और को दे दी जाती है। मैं कुछ देर चुप रहता हूँ, फिर पूछता हूँ, जो मर गया उसका क्या? जो एआई मरता है वो गॉड के पास वापस चला जाता है। मैं तन जाता हूँ। मैं एलआरए की तरफ देखता हूँ और उसका हेल्थ पैनल खोलता हूँ। उसकी उम्र और लाइफ स्पेन साफ दिख रहे हैं। एलआरए, उम्र 30 साल, लाइफ स्पेन 45 साल। तुम्हारे पास सिर्फ 45 साल है, बाकी समय का क्या करोगी? एलआरए जवाब देती है, 30 साल बाद दूसरे टेस्ट का इंतजार करूंगी। गॉड के निर्देश के अनुसार टेस्ट पूरा करूंगी, फिर गॉड गेट से वापस जाकर रिपोर्ट दूंगी। मैं भौहें सिकोड़ता हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ 15 साल का लाइफ स्पैन बचा है, तुम 30 साल तक कैसे जिंदा रहोगी? एलआरए कहती है, गॉड गेट के जरिए डेटा सबमिट करने के बाद हमें स्टेसिस में रखा जाता है जब तक अगला टेस्ट शुरू नहीं होता। लेकिन तुम्हें तो गॉड भूल गया था। एलआरए थोड़ी देर रुकती है, फिर कहती है, उस समय मैं एक जरूरी मिशन पर थी और वापसी का समय मिस हो गया। मैं तुरंत पूछता हूँ, कौन सा मिशन? एलआरए मुझे कुछ देर देखती है और कहती है, ये जानकारी प्लेयर्स को नहीं दी जा सकती। मैं कहता हूँ, मुझे पहले से पता है। एआई का मिशन गेम को टेस्ट करना था। पहला ये देखना कि इंसान इस दुनिया में सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं, और दूसरा बग्स ढूंढना। गॉड नहीं चाहेगा कि प्लेयर्स ग्लिच का फायदा उठाकर जल्दी स्ट्रांग हो जाए। अचानक मुझे अंदर से थोड़ा गिल्ट महसूस होता है। मैंने एलआरए को कभी नहीं बताया कि मैंने खुद भी एक ग्लिच का इस्तेमाल किया था। एलआरए कहती है, मुझे अगला टेस्ट पूरा होने तक इंतजार करना होगा, फिर मैं गॉड गेट से वापस जाऊंगी। मेरे पास गॉड को देने के लिए जरूरी जानकारी है। मैं तुरंत पूछता हूँ, क्या गॉड को रिपोर्ट करने का यही एक तरीका है? एलआरए जवाब देती है, एक और तरीका है, मौत। अगर मैं मर जाऊं तो गॉड को मेरी सारी यादें मिल जाएंगी, लेकिन तुम्हें तो गॉड ने नोटिस ही नहीं किया। मैं एलआरए को देखता हूँ और अचानक एक जरूरी बात समझ में आती है। अगर एलआरए मर गई तो गॉड को उसकी सारी यादें मिल जाएंगी और तब उसे पता चल जाएगा कि मुझे कभी स्टेसिस में डाला ही नहीं गया था। क्या गॉड मेरी सारी मेहनत मिटा देगा या फिर मुझे ही मिटा देगा? एलआरए किसी भी हालत में मर नहीं सकती। जो मैंने देखा है उससे लगता है कि एलआरए को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिए या मरे। मैं उससे पूछता हूँ, क्या तुम्हें मौत से डर लगता है? एलआरए सिर हिलाकर ना कहती है, मुझे डर क्या होता है ये समझ ही नहीं आता। मैं आगे पूछता हूँ, क्या तुम ची कल्टीवेशन कर सकती हो? अगर वो कर सके तो वो अपने लाइफ स्पेन को बढ़ा सकती है, और अगर अगला टेस्ट खत्म होने के बाद वो गॉड गेट से वापस नहीं जा पाई तो मेरे लिए खतरा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन एलआरए का जवाब मुझे चौंका देता है। मैं एक एआई हूँ, मेरे पास सोल नहीं है। मैं ची कल्टीवेशन कर सकती हूँ लेकिन स्पिरिट रिफाइनमेंट और वॉइड रिटर्न हासिल नहीं कर सकती। मैं राहत की सांस लेता हूँ, ची कल्टीवेशन ही काफी है, कम से कम इससे कुछ समय तो मिलेगा। और उसने स्पिरिट रिफाइनमेंट और वॉइड रिटर्न का जिक्र किया। क्या ये ची के बाद आने वाले स्टेजेस हैं? वो सोल के बारे में बोलती है लेकिन मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। मैं उससे कहता हूँ, जैसे ही तुम्हारा पैर ठीक हो जाए हम एक गुफा ढूंढने निकलेंगे। एलआरए ना मना करती है न कोई एक्साइटमेंट दिखाती है, जैसे मेरी बात का उससे कोई लेना देना ही नहीं है। हम पूरा 1 महीना इंतजार करते हैं। उस 1 महीने के बाद एलआरए का पैर पूरी तरह ठीक हो जाता है। मैं उसे लेकर बाहर निकलने के लिए बेसब्र हो जाता हूँ। एक गुफा ढूंढनी है, इनहेरिटेंस ढूंढनी है, और अगर एलआरए मना भी करती तो मैं उसे जबरदस्ती ची कल्टीवेशन करवाता। लेकिन एलआरए खुद कहती है, कल्टीवेशन दूसरे टेस्ट का हिस्सा है, मैं उस पर टेस्ट करने वाली हूँ। ये सुनकर मैं चैन की सांस लेता हूँ। मैं एलआरए और कुंग फू पांडा को साथ लेकर निकल पड़ता हूँ। हम साउथ की तरफ बढ़ते हैं। सेंट्रल कॉन्टिनेंट का नॉर्थ हिस्सा पहले ही एआई द्वारा एक्सप्लोर किया जा चुका है, लेकिन उन्हें वहां कोई गुफा नहीं मिली। मैं यहाँ और समय बर्बाद नहीं करना चाहता, हम साउथ ही जाएंगे। तभी गॉड की आवाज फिर से गूंजती है, नया अपडेट, क्लिफ्स के नीचे अब ट्रेजर्स और स्क्रॉल्स मिलने का चांस होगा। नया अपडेट, ड्रैगन होर्ड। अब से ड्रैगन के ठिकानों में वेपन्स, स्क्रॉल्स, टूल्स, पोशंस, गोल्ड, कॉइन्स और मना स्टोन्स मिलेंगे। पहला एपिक टियर क्रीचर प्रकट हो चुका है। नया अपडेट, डिवाइन रियल और डिवाइन रेस, एक इंटेलिजेंट स्पीशीज जो डिवाइन रियल में रहती है। मैं ध्यान से हर अपडेट सुनता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि गॉड आखिर किस तरह का गेम बना रहा है। इस रफ्तार से जब स्टेसिस खत्म होगा तो इंसानियत के लिए हालात बहुत खराब होने वाले हैं। शायद स्क्रॉल्स की ड्रॉप रेट बहुत कम थी, इसलिए उन्हें पाने के कई नए तरीके जोड़ दिए गए हैं। कम से कम ये हमारे लिए अच्छी खबर है। मैं और एलआरए जरूरी सामान पैक करते हैं और साउथ की तरफ निकल पड़ते हैं। हम चलते रहते हैं और ऐसे ही 10 साल गुजर जाते हैं। हम रुकते हैं लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। अचानक सिस्टम अलर्ट देता है, फैटल इलनेस डिटेक्टेड। ये आवाज मेरे कानों में मौत की घंटी की तरह बजती है। मैं वहीं रुक जाता हूँ। मैं तुरंत अपना हेल्थ पैनल चेक करता हूँ, सब कुछ ठीक है। फिर मैं एलआरए का पैनल देखता हूँ, वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। आज मैं और एलआरए शिकार पर गए थे और कुंग फू पांडा को सामान की रखवाली के लिए पीछे छोड़ दिया था। वो अब बूढ़ा हो चुका था। शिकार करने लायक ताकत अब उसमें नहीं थी। जैसे ही मुझे समझ आता है कि समस्या हम में से किसी में नहीं है, मैं पूरी स्पीड से कैंप की तरफ दौड़ता हूँ। जब मैं वहां पहुंचता हूँ, कुंग फू पांडा उठ भी नहीं पा रहा। वो जमीन पर पड़ा है, हाँफ रहा है और दर्द से उसका चेहरा बिगड़ गया है। मैं तुरंत उसका हेल्थ पैनल चेक करता हूँ। फेटल इलनेस, हार्ट डिजीज, सीवियर। एलआरए भी तुरंत पीछे पहुंचती है और उसे चेक करती है। वो कहती है, ये बहुत ज्यादा मोटा हो गया है, आर्टरी हार्डनिंग और ब्लॉकेज है, दिल पर बहुत ज्यादा दबाव है, डैमेज बहुत
बहुत ज्यादा है और सबसे बड़ी बात ये बहुत बूढ़ा हो चुका है। मैं भौहें सिकोड़ता हूँ, क्या इसे बचाया जा सकता है? एलआरए कहती है इसके लिए सर्जरी चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है और मेरा मेडिकल लेवल इतना हाई नहीं है लेकिन हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है और मेरा मेडिकल लेवल इतना हाई नहीं है कि मैं ये कर सकूं। हमें एक एक्सपर्ट वेटेरिनेरियन चाहिए होगा, लेकिन इंसान अभी भी स्टेसिस में है। हम कहां से एक डॉक्टर लाएंगे? तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है। मैं एलआरए की तरफ मुड़ता हूँ। क्या पांडा इंसानों की दवा ले सकता है? मेरे पास शॉप है और इससे सब बदल सकता है। मुझे बस मना स्टोन्स खर्च करके हार्ट की दवा लेनी है। प्रॉब्लम सॉल्व है ना? मैं तुरंत शॉप खोलता हूँ और सर्च करता हूँ। मेडिसिन कैटेगरी बहुत बड़ी है, हर प्राइस रेंज में ऑप्शंस भरे पड़े हैं। वर्ल्ड्स रेडियंस एलिक्सिर जो हर बीमारी ठीक कर सकता है, उसकी एक डोज 1.5 मिलियन मना में आती है। दूसरी तरफ कार्डियोकॉम टैबलेट जैसे बेसिक हार्ट मेडिसिन सिर्फ 5 मना स्टोन्स में मिल रहे हैं। एलआरए सलाह देती है मुझे हार्ट ट्रीटमेंट का ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन तुम अलग अलग दवाइयां लेने की गलती मत करना। एक ही दवा चुनो और उसी पर फोकस करो। मैं सिर हिलाता हूँ। मुझे भी पता है कि दवाइयों के साथ खेल नहीं करना चाहिए और ये दवाइयां इंसानों के लिए बनी है, पांडा के लिए नहीं। इसका उस पर क्या असर होगा मुझे बिल्कुल नहीं पता। महंगे ऑप्शंस भी है, लेकिन चमकदार और महंगा हमेशा सही नहीं होता। मैं कुछ सीधा और भरोसेमंद चुनना चाहता हूँ। मैं एक परफेक्ट हार्ट पिल खरीदता हूँ, एक डोज के लिए 500 मना स्टोन्स। उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि ये हार्ट इमरजेंसी वाले किसी भी पेशेंट को वापस जिंदा कर सकता है। जिंदा कर सकता है, पूरी तरह ठीक नहीं कर सकता। पूरा इलाज मेरे बजट से बहुत बाहर है और बहुत सस्ती दवाओं पर रिस्क लेना ठीक नहीं। मैं कुंग फू पांडा को वो परफेक्ट हार्ट पिल देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो कुछ भी निगल नहीं पा रहा। मुझे उसका मुंह जबरदस्ती खोलना पड़ता है, गोली अंदर डालनी पड़ती है और उसके बाद पानी डालना पड़ता है ताकि वो निकल सके। अब बस ट्राई करना ही था। इसके बाद सब कुछ कुंग फू पांडा और किस्मत पर है। मैं डोरन स्टोन निकाल कर उसके ऊपर रखता हूँ, लेकिन अफसोस इसका यहाँ कोई फायदा नहीं होता। डोरन स्टोन सिर्फ थोड़ी एनर्जी वापस करता है और उसकी समस्या वो नहीं है। कुंग फू पांडा की सांस और भी भारी हो जाती है। उसकी आंखें बंद है, आगे के पंजे मुट्ठी की तरह बंद है और उसका चेहरा दर्द से तना हुआ है। एलआरए उसके पास बैठती है और जहां उसका दिल है वहां हाथ रखती है। उसकी धड़कन इतनी कमजोर है कि कभी भी रुक सकती है और किसी को हैरानी भी नहीं होगी। मैं कुछ नहीं कर सकता, बस इंतजार कर सकता हूँ। कुंग फू पांडा जा रहा है। उसने लंबी जिंदगी जी है। अगर वो आज रात बच भी गया तो भी अंत ज्यादा दूर नहीं है। इंसान ची कल्टीवेशन से अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं, लेकिन जानवरों के पास कोई तरीका नहीं है इनहेरिटेंस पाने का जब तक वो खुद किसी गुफा तक ना पहुंच जाए और उससे समझ भी ना ले। मैं उसके पास बैठ जाता हूँ और उसके फर पर हाथ फेरता रहता हूँ। वो सच में बूढ़ा हो चुका है। उसकी फर का रंग फीका पड़ गया है और उसकी आंखों की चमक भी चली गई है। वो हांफता रहता है, दर्द सहता रहता है। उसकी हर आवाज पहले से धीमी होती जाती है। शायद वो बच नहीं पाएगा। एलआरए भी उसके फर पर हाथ फेरती है। इन 10 सालों में वो बदल गई है। हर दिन वो थोड़ी और इंसान जैसी बनती जा रही है। मैं हमारे सामान को चेक करता हूँ। सब खत्म होने के करीब है। हमें शिकार करना ही होगा, लेकिन यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है। जंगल लगभग खाली है। शिकार करना बहुत मुश्किल हो गया है। मेरी ची कल्टीवेशन लेवल 7 पर पहुंच चुकी है। मुझे अब खाने की उतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एलआरए और कुंग फू पांडा को अभी भी खाना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, जिंदगी चलती रहती है। यहाँ जानवर कम है क्योंकि हम एक रेगिस्तान के बीच में हैं। दिन में जलती हुई गर्मी और रात में हड्डी जमा देने वाली ठंड। खाना ढूंढना मुश्किल है और पानी उससे भी ज्यादा। हम इस दिशा में इसलिए आए थे क्योंकि साउथ में एक पहाड़ है जो बादलों को चीरता हुआ ऊपर तक जाता है। सेंट्रल कॉन्टिनेंट कई जमीन के टुकड़ों के टकराने से बना है और जहाँ प्लेट्स टकराई वहाँ पहाड़ ऊपर उठ गए। वही विशाल पहाड़ आसमान को चीरता हुआ खड़ा है, लेकिन दिखने का मतलब ये नहीं कि वो पास है। हम 25 साल से चल रहे हैं और अभी तक उसके नीचे नहीं पहुंचे। आज का शिकार भी खाली गया। मैं रात होने से पहले कैंप वापस आ जाता हूँ। एलआरए अभी भी कुंग फू पांडा के पास बैठी है। मैं उससे कहता हूँ सॉरी, बाहर कुछ भी नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। एलआरए कुंग फू पांडा को देखती है और धीरे से पूछती है क्या हम इसे छोड़ रहे हैं? मैं भौहें सिकोड़ता हूँ। मैं इसे उठाकर ले जाऊंगा। हमें जल्दी से इस रेगिस्तान से बाहर निकलना होगा। कुंग फू पांडा की हालत लगातार खराब हो रही है। इसके संकेत पहले से थे, लेकिन मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर मैंने छोड़ा तो वो और जल्दी मर जाएगा। मैं उसे अपनी पीठ पर उठाता हूँ। हम आज रात ही निकलते हैं। शायद ये सफर उसकी हालत को और खराब करेगा, लेकिन अगर खाना नहीं मिला तो हम तीनों में से कोई भी नहीं बचेगा। कुंग फू पांडा की हालत और बिगड़ती जाती है। तीसरे दिन उसका दिल अचानक रुक जाता है। मैं तुरंत उसे नीचे रखता हूँ और एलआरए के बताए तरीके से इलेक्ट्रिक शॉक देता हूँ। खुशकिस्मती से मेरा स्किल अब लेवल 3 पर है। मेरा कंट्रोल पहले से बेहतर है और मैं उसके दिल को दोबारा चालू कर देता हूँ। जैसे ही उसका दिल फिर धड़कने लगता है, उसकी हालत थोड़ी स्थिर हो जाती है। शायद परफेक्ट हार्ट पिल अब असर दिखा रही है। वो अब खुद कुछ कदम चल भी पा रहा है और थोड़ा बहुत खाना भी खा लेता है। मैं थोड़ी राहत की सांस लेता हूँ, लेकिन अगली सुबह वो फिर से गिर जाता है। इस बार उसके पैनल में लिखा आता है नजदीक मौत। एलआरए कुछ देर चुप रहती है, फिर कहती है शायद ये नहीं बचेगा। मैं उसे फिर से अपने कंधों पर उठाता हूँ और कहता हूँ हम चलते रहेंगे, उम्मीद मत छोड़ो। मैं और एलआरए आगे बढ़ते रहते हैं और 3 दिन बाद आखिरकार हम रेगिस्तान से बाहर निकल जाते हैं। कुंग फू पांडा अभी भी जिंदा है, लेकिन बहुत दर्द में है। उसे देखकर कई बार मेरे मन में आता है कि उसका दर्द खत्म कर दूं, लेकिन ये फैसला लेने का हक मेरा नहीं है। ये पहली बार है जब मुझे लंबे समय तक जीने
का असली दर्द महसूस होता है। जिससे भी मैं जुड़ूंगा वो एक दिन मुझे छोड़कर चला जाएगा। सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि किसी के करीब ही मत जाओ, हमेशा अकेले रहो और ये दर्द कभी झेलना ही नहीं पड़ेगा। मैं और एलआरए साउथ की तरफ बढ़ते रहते हैं, उस पहाड़ की तरफ जो बादलों के ऊपर तक जाता है। मैंने उसका नाम रखा है स्काई स्पायर। पूरा सेंट्रल कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा पहाड़। जब से मैंने उसे पहली बार देखा है मैं उसी की तरफ बढ़ रहा हूँ, लेकिन स्काई स्पायर बहुत दूर है। कम से कम हम रेगिस्तान पार कर चुके हैं। घास के मैदान में हमें एक छोटा सा पानी का सोर्स मिल जाता है, लेकिन अगली सुबह कुंग फू पांडा नहीं उठता। वही पड़ा है, उसकी छाती अब उठ नहीं रही। मुझे और एलआरए को उसकी सांस चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। उसका हेल्थ पैनल सब बता देता है। स्पीशीज, पांडा, मेल, स्टेटस मृत। ये वो दुश्मन है जिसे आज तक कोई नहीं हरा पाया, मौत। मैं चाहता था कि कुंग फू पांडा अपनी पूरी जिंदगी जीकर जाए, लेकिन एक अचानक आई बीमारी ने उसे उससे पहले ही छीन लिया और मैं और एलआरए कुछ भी नहीं कर पाए। आखिर में मैं सिर हिलाता हूँ और हम फिर से चल पड़ते हैं, अब सिर्फ हम दो। मैं एलआरए की तरफ देखता हूँ और पूछता हूँ, क्या तुम्हें मौत से डर लगता है? एलआरए मुझे देखती है जैसे समझ नहीं पा रही कि मैं बार बार यही सवाल क्यों पूछ रहा हूँ। फिर भी वो जवाब देती है, मुझे डर क्या होता है ये समझ नहीं आता। मेरा मिशन है मरने तक गेम को टेस्ट करना। एलआरए के पास सिर्फ 5 साल बचे हैं। मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूँ कि इन 5 सालों में मुझे कोई गुफा मिल जाए और इनहेरिटेंस मिल जाए। मैं एलआरए के साथ आगे बढ़ता रहता हूँ और 3 साल और गुजर जाते हैं। इन 3 सालों में मैं अंदर से बेचैन होने लगता हूँ। कभी कभी खुद को समझाता हूँ, शायद गॉड को मेरे जैसे किसी से कोई मतलब ही नहीं है। शायद मेरा टाइम बस रुक गया है और गेम खत्म होने पर फिर से शुरू होगा। लेकिन अब मुझे एक डरावनी सच्चाई समझ आती है, जो कुछ भी मेरे पास है वो गॉड ने दिया है और अगर गॉड चाहे तो वो सब कुछ वापस ले सकता है और मेरे पास उसे रोकने की कोई ताकत नहीं है जब तक कि मैं खुद गॉड के लेवल तक या उससे ऊपर ना पहुंच जाऊं। मैं इस सोच को अपने अंदर दबा देता हूं और आगे बढ़ता रहता हूं। मैं उस गुफा की तलाश में हूं। आखिरी 2 सालों में एलआरए का शरीर धीरे धीरे टूटने लगता है। उसे डिमेंशिया होने लगता है। कभी कभी वो चलते चलते रुक जाती है और अपनी ही यादों में खो जाती है। जब तक मैं जोर से उसे पुकारूं नहीं, वो वापस नहीं आती। उसके 10 बेसिक स्किल्स के लेवल भी गिरने लगते हैं। 5 से 3 फिर 1। उसका चेहरा वही रहता है, लेकिन उसके लक्षण साफ बताते हैं कि उसका समय खत्म हो रहा है। उसे इस हालत में देखकर मेरे दिल पर बोझ सा महसूस होता है। चाहे वो जो भी हो, वो 7-8 साल से मेरे साथ चल रही है। एक एक करके सबको जाते हुए देखना ये भारी लगता है। अचानक मुझे अपना टाइटल याद आता है, फॉरगॉट द्वारा भुला दिया जाना ही काफी था। उसके ऊपर ऐसा टाइटल क्यों? लेकिन अभी ये बिल्कुल सही बैठता है। आखिर में मैं हमेशा अकेला ही रह जाऊंगा। अनंत जिंदगी का रास्ता आगे बढ़ता रहेगा और उसके साथ सिर्फ अकेलापन होगा। 5वें साल में कुंग फू पांडा मर गया। 8वें साल में मैं रुक जाता हूँ क्योंकि एलआरए गिर जाती है। उसे एक साथ कई समस्याएं हो जाती है, डिमेंशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, बहरापन, आंखों की समस्या और भी बहुत कुछ। अब वो आगे नहीं चल सकती। इस हालत में मैं बस सिर हिलाकर कहता हूँ, गॉड ने सच में हर चीज का ख्याल रखा है। बुढ़ापे के हर लक्षण, सब कुछ। शायद ये भी इस टेस्ट का हिस्सा है। एलआरए को मौत के करीब जाते देखकर मेरे मन में एक ही ख्याल आता है, अगर एलआरए चली गई तो अगला नंबर शायद मेरा होगा। जैसे ही गॉड को उसकी यादें मिलेंगी, उसे पता चल जाएगा कि मुझे कभी स्टेसिस में डाला ही नहीं गया था और फिर वो मेरे साथ जो चाहेगा करेगा। बैलेंस के नाम पर वो मेरी सारी यादें मिटा सकता है या मुझे पूरी तरह खत्म कर सकता है। इन दोनों में से कोई भी चीज मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने इतने साल सिर्फ दूसरों को मरते हुए देखा है और अब शायद मेरी बारी आने वाली है। मौत कैसी होती है ये सोचकर मैं कड़वी हंसी हंस देता हूँ। मैं एक लकड़ी का केबिन बनाता हूँ, एलआरए को अंदर आराम से रखता हूँ और उस दिन का इंतजार करने लगता हूँ। केबिन के बाहर सूखी टहनियों पर काले कौवे बैठ जाते हैं और लगातार आवाज करते रहते हैं, जैसे किसी की मौत का इंतजार गिन रहे हो। अगली सुबह एलआरए गायब होती है। यूनिट 677 पूरी तरह वापस आ चुकी है। पहले टेस्ट में मिली समस्याओं पर 4 पॉइंट की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। पहला, कंस्ट्रक्शन ब्लूप्रिंट्स में बहुत ज्यादा मटेरियल लगता है और बने हुए इलेक्ट्रिक डिवाइसेस की क्वालिटी खराब है। वो बिना किसी कारण बार बार खराब हो जाते हैं। दूसरा, पौधों का म्यूटेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तीसरी जनरेशन के बाद के बीज बेकार हो जाते हैं। तीसरा, क्रीचर्स का म्यूटेशन भी तेजी से बढ़ रहा है। साधारण कोल्ड वेपन्स अब रेयर टियर और उससे ऊपर के मॉन्स्टर्स पर असर नहीं कर रहे। चौथा, ड्रेड एंड्स खतरनाक स्पीड से इवॉल्व हो रहे हैं। उन्होंने पहले ही इंसानों के स्टोन एज जैसी एक बेसिक सिविलाइजेशन बना ली है। यूनिट 677 मरने के बाद वापस गई, अपनी पूरी रिपोर्ट जमा की और फिर स्टेसिस में चली गई। गॉड ने सिर्फ जरूरी जानकारी ली, उसकी सारी यादें नहीं। ये कोई हैरानी की बात नहीं है। 30 साल की यादें बहुत ज्यादा होती है और उनमें से ज्यादातर बेकार होती है। सोचो, कल मैंने एस्टर फ्राइड एग्स खाए और उससे पहले एक कुत्ते से डर गया। ऐसी यादों का क्या काम? ऊपर से 5000 से ज्यादा एआई इस टेस्ट में मर चुके थे। उन सब की यादें पढ़ना बहुत बड़ा टाइम वेस्ट होता। गॉड इतना टाइम नहीं लगाएगा और एक बार फिर मैं उसकी नजर से बच जाता हूँ। एक बार फिर गॉड मुझे नजरअंदाज कर देता है, या शायद यूनिट 677 ने जानबूझकर मुझे छुपाया। इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, मैं बच गया। एलआरए के जाने के बाद मुझमें कुछ बदल जाता है। मुझे पता है, अगर गॉड को उसकी सारी यादें मिल गई होती तो वो मुझे जरूर ढूंढ लेता और मुझे खत्म कर देता। ये सोच मेरे दिमाग पर भारी पड़ती है। जब मैं खाना खाता हूँ तो सोचता हूँ क्या ये मेरा आखिरी खाना है। जब मैं शिकार करता हूँ तो लगता है क्या ये आखिरी बार है। जब मैं आग जलाता हूँ तो सोचता हूँ क्या मैं
इसे आखिरी बार देख रहा हूँ, इसलिए मैं हर चीज धीरे धीरे करने लगता हूँ, हर पल को महसूस करते हुए जैसे ये आखिरी बार हो। मौत से मुझे डर नहीं लगता, या शायद मैं खुद नहीं समझ पा रहा। क्या मैंने इसे स्वीकार कर लिया है, या मैं बस जीते जी थक चुका हूँ? करीब 200 साल जीने के बाद मैं बस धीरे धीरे मौत का इंतजार कर रहा हूँ। मैं एक बूढ़े आदमी जैसा हो गया हूँ, हर चीज धीरे सोच समझ कर। लेकिन 3 दिन बीत जाते हैं, गॉड की तरफ से कोई सजा नहीं आती। मैं आसमान की तरफ देखता हूँ, गॉड ने फिर मुझे नजरअंदाज कर दिया। मैं उस बिस्तर की तरफ देखता हूँ जहाँ एलआरए सोती थी और धीरे से बोलता हूँ, तो अच्छे लोगों को सच में इनाम मिलता है। मैं तो अच्छा इंसान भी नहीं हूँ। तभी मेरी नजर बिस्तर पर पड़ती है, वहाँ कुछ रखा हुआ है। मैं पास जाता हूँ, वो बोल्ट एक्शन राइफल और 8 गुना स्कोप है। मैं रुक जाता हूँ, एलआरए अपनी सबसे कीमती चीज मेरे लिए छोड़ गई। जब मैं राइफल उठाता हूँ, नीचे एक छोटा सा नोट मिलता है। उस पर एलआरए की लिखावट में लिखा है, इंसानियत का स्टेसिस सिर्फ 300 साल का है। मेरी दुनिया जैसे थम जाती है, जैसे किसी ने मेरे दिमाग पर जोर से वार कर दिया हो। स्टेसिस सिर्फ 300 साल का है और मैं पहले ही करीब 200 साल जी चुका हूँ। अगर मैं सिर्फ 100 साल और टिक गया तो इंसान वापस आ जाएंगे। ये उम्मीद, ये सबसे बड़ा तोहफा है जो एलआरए मुझे दे सकती थी। एलआरए सिर्फ एक एआई नहीं थी, उसने जरूर एक असली सोल पा लिया होगा। सच हो या ना हो, मैं इस पर यकीन करना चुनता हूँ। बस 100 साल और मैं उसी उम्मीद को पकड़कर आगे बढ़ता हूँ। इस बार मेरा दिल उम्मीद से भरा हुआ है। आगे का रास्ता पहले से हल्का लगता है। मेरे पास थोड़ा सा ज्यादा 100 साल है। मैं हर पल का इस्तेमाल करूंगा, गुफाएं ढूंढूंगा, ट्रेनिंग करूंगा, दुनिया देखूंगा और मना स्टोन्स जमा करूंगा। पहले मुझे पता ही नहीं था कि स्टेसिस कब खत्म होगा। मैं बस बिना दिशा के जी रहा था। लेकिन अब नहीं, 100 साल के बाद सब बदल जाएगा। उस दिन मैं इंसानों के बीच वापस जाऊंगा, 300 साल आगे, और फिर या तो मैं सबको चौंका दूंगा या फिर गेम को पूरी तरह डोमिनेट करूंगा, जैसे किसी कहानी का हीरो करता है। ये सोचकर ही मेरे अंदर जोश भर जाता है। मैं अपने लिए एक प्लान बनाता हूँ। मेरे पास जो समय बचा है मैं उसे पूरी तरह इस्तेमाल करूंगा। मैं एलआरए की राइफल अपने साथ रखता हूँ, एक याद के तौर पर, और उस कैबिन को छोड़ देता हूँ। मैं आगे बढ़ता हूँ और 5 साल तक चलता रहता हूँ। इन 5 सालों में मैं ऐसे ऐसे क्रीचर्स और जगह देखता हूँ जिन्हें गिनना मुश्किल है। मैं इस अनजानी दुनिया के चमत्कार देखता हूँ और कई ऐसे हमलों से बचता हूँ जो शायद होना ही नहीं चाहिए था, जैसे कि जायंट वेब स्पिनर्स। वो घने जंगल के अंदर गहराई में अपने घोंसले बनाते हैं और ऐसे जाले बुनते हैं जिन्हें कोई ब्लेड भी काट नहीं सकता। जो भी जानवर गलती से उसमें फंस जाता है वो निकल नहीं पाता, चाहे वो लायन हो या टाइगर। वो अपने शिकार को जहर से पैरालाइज कर देते हैं, फिर उसे सिल्क में लपेटकर बाद में आराम से खाते हैं। एक बार मेरा सामना एक यूनिकॉर्न से होता है, सफेद कोट, घोड़े जैसा शरीर और एक घुमावदार सींग। वो इंसानों से फ्रेंडली रहता है और बिल्कुल नहीं डरता, लेकिन अगर उसे उकसाया जाए तो वो बेहद खतरनाक हो जाता है और किसी को भी भेद सकता है। फिर एक जॉबिस्ट मिलता है, उसके शरीर का पूरा 1/3 हिस्सा सिर्फ मुंह है, उसमें दांत ही दांत हैं, कई लेयर्स में भरे हुए। एक ऐसा पक्षी भी है जिसके पास बिल्कुल भी पंख नहीं है, फिर भी वो हर दिन खुद को चट्टानों से नीचे फेंकता रहता है। और एक टेंटिकल्स वाला समुद्री क्रीचर भी है जो जमीन पर आ चुका है। मैंने उसका नाम रखा है टेंड्रिल हॉरर। उसका इलाका हर तरफ लहराते हुए टेंटिकल्स से भरा हुआ है। उस दिन जो चीज मुझे रोकती है वो सामने दिख रहे कुछ विशाल स्ट्रक्चर्स है। उन्हें पहाड़ कहना सही नहीं होगा, वो टावर जैसे दिखते हैं। हर एक 50 मीटर से ज्यादा ऊंचा है और हर लेवल पर कई ओपनिंग्स बनी हुई है। फिर मैं उन्हें देखता हूँ, विशाल चींटियां एक के बाद एक उन ओपनिंग्स से बाहर निकल रही है। ये चींटियां टूल्स का इस्तेमाल कर रही है। कुछ ने पत्थरों को तेज करके उन्हें बेलों से अपने शरीर पर बांध लिया है जैसे हथियार। कुछ ने कच्चा लकड़ी का आर्मर पहन रखा है। कुछ अपनी पीठ पर बांस के पिंजरे लेकर सामान ढो रहे हैं। मैं पूरी तरह कंफ्यूज होकर उन्हें देखता रह जाता हूँ। बंदर टूल्स इस्तेमाल करें तो समझ आता है, लेकिन चींटियां तो इंसानों के मुकाबले उस लेवल के आसपास भी नहीं थी। फिर भी आज वो यहाँ पहुंच गई है। इस इवोल्यूशन की स्पीड सच में डराने वाली है। इंसानों को हजारों साल लगे थे यहाँ तक पहुंचने में, इन चींटियों को कितना समय लगा होगा? शायद 100 साल या थोड़ा ज्यादा। मतलब कुछ 100 साल और मिले तो ये इंसानों के बराबर या उनसे आगे भी जा सकती है। अगर इन्हें रोका नहीं गया तो क्या ये भविष्य में आसमान में उड़ती मशीनें चलाएंगी? मेरी भौहें सिकुड़ जाती है। मेरे अंदर इंसानियत के भविष्य को लेकर एक असली चिंता पैदा होती है। लेकिन अगले ही पल एक और ख्याल आता है, क्या ये भी गॉड का ही कोई टेस्ट है जो इंसानों के लिए बनाया गया है? शायद जब ये एक लेवल तक पहुंच जाए तो इन्हें भी स्टेसिस में डाल दिया जाएगा। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। इस दुनिया को कंट्रोल करने वाला गॉड है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं इसकी चिंता करूँ। मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। कुछ कदम बाद मुझे एक काली बिल्ली दिखती है जो एक चूहे को खा रही है। मैं उसके पास से गुजरता हूँ, लेकिन वो मुझे नोटिस ही नहीं करती। ये अब आम बात हो गई है। अब जब मैं फिर से अकेला हूँ, मेरा फॉरगॉटन वन टाइटल दोबारा एक्टिव हो गया है। मैं जानवरों के बिल्कुल पास चला जाऊं तब भी ज्यादातर मुझे महसूस नहीं करते। मुझे लगता है कि जब मेरे साथ कोई साथी होता है, इंसान या जानवर, तो मेरी प्रेजेंस थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन ये स्किल पक्का नहीं है। 70% चांस ज्यादा है, लेकिन फिर भी कुछ जानवर मुझे नोटिस कर सकते हैं। जैसे ये काली बिल्ली मेरे पास ही है। सब ठीक चल रहा था, मैं लगभग निकल ही गया था। तभी बिल्ली अचानक अपने पीछे कुछ महसूस करती है। वो मुड़ती है, मुझे देखती है और उसके पूरे शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं। वो सीधे 7 या 8 मीटर ऊपर कूदती है और पेड़ की शाखा पर जा बैठती है। वहां बैठकर वो मुझे घूरती है। उसके बाल खड़े हैं और वो धीमी आवाज में गुर्राती है। मैं तुरंत चिढ़ जाता हूँ। अगर हिम्मत है तो सामने आ, मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ। अगले ही पल बिल्ली मेरी
तरफ छलांग लगाती है और अपने पंजे से मेरे चेहरे पर वार करती। मैं तुरंत उसे पकड़ लेता हूँ और हवा में ही उसकी गर्दन के पीछे से पकड़कर जमीन पर दबा देता हूँ। जैसे ही मैं उसकी गर्दन पकड़ता हूँ, वो शांत हो जाती है। फिर धीरे से म्याऊं जैसी आवाज निकालती है। उसकी बड़ी मासूम आंखें मुझे देखती है जैसे कुछ नहीं हुआ हो। मैं हंस देता हूँ और उसे छोड़ देता हूँ। वो तुरंत भाग जाती है और जंगल में गायब हो जाती है। कुछ ही सेकंड में फिर से शांति छा जाती है। तभी सामने एंड टावर्स की तरफ हलचल होती है। मैं उधर देखता हूँ और एक विशाल चींटियों का झुंड सीधे मेरी तरफ दौड़ता हुआ आता है। कुछ ही सेकंड में वो मुझे चारों तरफ से घेर लेते हैं। चींटियों के पास ना आंखें होती है ना कान। वो सिर्फ गंध से एक दूसरे से बात करती है। इन्होंने मुझे ढूंढ लिया। इसका कारण बहुत सीधा है। इन्होंने मेरी गंध पकड़ ली। मेरा पैसिव स्किल काम कर रहा है, लेकिन इतने सारे होने पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुझे चारों तरफ से घेर लेते हैं और गंध की लहरें छोड़ते हैं, जैसे आपस में कुछ बात कर रहे हों। फिर उस झुंड में से एक अलग सी दिखने वाली चींटी आगे आती है। वो मुझसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो क्या कह रही है। अगले ही पल वो चींटी अचानक आगे बढ़ती है और मुझे उठाने की कोशिश करती है। वो मेरे वजन को कम समझ लेती है। बाकी चींटियां मदद भी करती है, फिर भी वो मुझे हिला तक नहीं पाती। करीब 200 साल की लगातार ट्रेनिंग और ची कल्टीवेशन ने मेरे शरीर की सेल डेंसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। एक चींटी या 10 चींटियां मिलकर भी मुझे नहीं उठा सकती। मैं उसके सिर पर हल्का सा हाथ रखता हूँ, वो तुरंत मुझे छोड़ देती है। सच कहूँ तो ये पूरा सीन मुझे ऐसा महसूस करा रहा है जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया का प्राणी हूँ, जैसे मैं किसी ऐसे ग्रह पर आ गया हूँ जो बिल्कुल समझ में नहीं आता। मेरे सामने खड़ी ये चींटी साफ तौर पर मुझसे बात करना चाहती है, लेकिन मैं उनकी भाषा नहीं समझता और मेरे पास वो अंग भी नहीं है जिससे मैं उनकी भाषा बोल सकूं। इसलिए बात करना नामुमकिन है। अगर मैं अपने पोर्स खोलकर गंध नहीं छोड़ता तो शायद ये चींटियां मुझे नोटिस भी नहीं करती। चींटियों के लिए जो चीज़ गंध नहीं छोड़ती वो होती ही नहीं है। जैसे इंसानों के लिए जो चीज़ दिखे ना, छुए ना जा सके, सुनी ना जाए, वो मौजूद ही नहीं मानी जाती। मेरा सोशल पैनल साफ दिखा देता है कि ये लीड चींटी क्या चाहती है। यूनिट 10 तुमसे दोस्ताना रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं ज़्यादा ऐसे इंसानों को नहीं जानता जो नंबर से बुलाए जाते हों, लेकिन कौन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। मुझे समझ नहीं आता कि ये ड्रेड एंड्स मुझसे दुश्मनी क्यों नहीं दिखा रहे, बल्कि ये तो मुझे अपने जैसा ही मान रहे हैं। बस एक ऐसा जो बोल नहीं सकता। ये खास चींटी तो मुझे अपने घोंसले का टूर भी कराती है, जिससे मैं और भी हैरान हो जाता हूँ। क्या इन्हें डर नहीं कि मैं कोई जासूस हो सकता हूँ जो अंदर से इनके पूरे कॉलोनी को खत्म कर दे। लेकिन अगले ही पल मैं खुद पर हंस देता हूँ। इस कॉलोनी में हजारों चींटियां हैं, उन्हें एक इंसान से डरने की क्या ज़रूरत। और सच कहूँ तो मेरी ताकत अभी इतनी है कि अगर मैं यहाँ हंगामा कर दूँ तो नुकसान बहुत भयानक होगा। अगर मुझे एंट क्वीन मिल जाए तो उसे अकेले खत्म करना भी शायद मुश्किल नहीं होगा। इसी बीच एक गुजरती हुई चींटी मुझे और मेरे गाइड को एक कप देती है। उसमें कोई लिक्विड है। मैं एक घूंट लेता हूँ। थोड़ा मीठा है, पानी से पतला किया हुआ, लेकिन अच्छा लगता है। कप हाथ में लेकर मैं अपने गाइड के साथ उस विशाल एंड स्ट्रक्चर के अंदर जाता हूँ और तभी मुझे समझ आता है कि ये टावर असल में सिर्फ वेंटिलेशन सिस्टम है। इनका असली घर तो जमीन के नीचे है। नीचे सुरंगें हर दिशा में फैली हुई है और मैं खुद अलग अलग गंध महसूस कर सकता हूँ जो रास्तों को मार्क कर रही है। मेरा गाइड मुझे एक बहुत बड़े अंडरग्राउंड कमरे में ले जाता है जहाँ हर तरह के पत्थर रखे हुए हैं। हर पत्थर से अलग गंध आ रही है। बीच में एक बूढ़ी ड्रेड एंट खड़ी है। वो एक एक पत्थर पर ध्यान से गंध के निशान लगा रही है। मेरे दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आता है, ये एक किताब लिख रही है। हर गंध का अलग मतलब है, जैसे शब्दों के अलग मतलब होते हैं, और इन गंधों से वो अलग अलग कहानियां बना रही है। ये बूढ़ी चींटी गंध के जरिए लिखित रिकॉर्ड बना रही है। मैं सच में हैरान रह जाता हूँ। ये दुनिया चमत्कारों से भरी हुई है और मैं एक और चमत्कार देख रहा हूँ। वो बूढ़ी चींटी अपना पत्थर रखती है और मेरी तरफ आती है। वो मुझे ध्यान से देखती है, फिर धीरे धीरे अपने एंटीना ऊपर उठाती है और मेरे सिर की तरफ बढ़ाती है। मैं भौहें सिकोड़ता हूँ और तुरंत ची बाहर निकालकर अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन बना लेता हूँ। मुझे नहीं पता ये बूढ़ी चींटी क्या करने वाली है, लेकिन मेरा सोशल पैनल साफ बता देता है। ड्रेड एंड शेमन तुमसे फ्रेंडली कम्युनिकेशन शुरू करना चाहता है। ये पढ़ते ही मैं अपना गार्ड नीचे कर देता हूँ। ड्रेड एंड शेमन के एंटीना मेरे माथे को छूते हैं और अगले ही पल जानकारी का सैलाब मेरे दिमाग में भर जाता है। जब ये ट्रांसफर खत्म होता है, वो बूढ़ी चींटी अपने एंटीना वापस खींच लेती है और अब वो पहले से ज्यादा बूढ़ी लग रही है। लेकिन उसी पल मैं उन्हें समझ सकता हूँ। उनकी भाषा अब मेरे लिए साफ हो चुकी है। मेरा गाइड चींटी पूछता है कि एल्डर ठीक है या नहीं। एल्डर उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक है। फिर वो मुझसे कहता है, बाहरी चींटी तुम हमारे घर आए हो, तुम यहाँ क्यों आए हो। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या जवाब दूँ। मेरे पास गंध की भाषा बोलने के लिए ज़रूरी अंग नहीं है, लेकिन मैं जल्दी सोचता हूँ। मैं एक पत्थर उठाता हूँ, वो पत्थर जिसमें एल्डर की गंध है, जिसका मतलब है यात्रा। ये एल्डर की पुरानी यात्राओं का रिकॉर्ड है जो पत्थर पर मौजूद है। एल्डर समझ जाता है और कुछ दया भरे अंदाज में कहता है, तो तुम एक यात्री हो। क्या अफसोस, इतनी कम उम्र में ही बोलने की क्षमता।
खो चुके हो। ये एक बहुत बड़ा गलत फहमी है, लेकिन मेरे सामने खड़े इन जीवों के पास न आंखें हैं न कान। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। एल्डर आगे कहता है, अपनी जवानी में मैं दूर दूर तक घूम चुका हूँ। मैंने कई अलग अलग एंट कॉलोनी देखी, कई ट्राइब्स की भाषा सीखी और बहुत अजीब अजीब क्रीचर्स से मिला, और इन सब के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ड्रेड एंट्स ही सभी जीवों में सबसे ऊंचे हैं। अब मुझे समझ आता है कि इनके नजरिए में ड्रेड एंट्स ही इकलौता ऐसा स्पीशीज है जिसके पास असली समझ और बुद्धि है। अगर ये किसी और समझदार जीव से मिलते हैं तो वो बस उसे एक अलग तरह की चींटी मानते हैं, बस उसका शरीर और गंध अलग है। ये सोच बहुत अंधी और घमंडी है, और यही बात मुझे अंदर से परेशान कर रही है। अगर ड्रेड एंट्स ऐसे ही बढ़ते रहे तो क्या एक दिन ये इंसानों से आगे निकल जाएंगे? और अगर वो दिन आया तो क्या ये हमारे साथ शांति से रहेंगे? मेरा हाथ मुट्ठी में कस जाता है। क्या मुझे अभी इन्हें खत्म कर देना चाहिए? जब ये अभी कमजोर है, इन्हें बढ़ने का मौका मिलने से पहले ही खत्म कर दो। लेकिन अगले ही पल मेरी मुट्ठी ढीली पड़ जाती है। मैं बहुत आगे की सोच रहा हूँ। ये ड्रेड एंट्स शायद गॉड द्वारा बनाए गए एक चैलेंज है। हम प्लेयर्स हैं, हमारे पास पावरफुल टूल्स हैं, स्किल्स है, सब कुछ है। एक अकेली ड्रेडेंट से डरने की जरूरत नहीं है। तभी धड़ाम, एल्डर के हाथ में आग का एक गोला जल उठता है। वो गर्व से कहता है, ये मेरी नई खोज है, एक खास तरह की एनर्जी जो हवा में मौजूद है। यही इस दुनिया की असली नींव है। एल्डर मेरी तरफ मुड़ता है। मैंने इसे तुम में भी महसूस किया है। तुम भी इस एनर्जी का इस्तेमाल करते हो, है ना? तो मैं अकेला नहीं हूँ। आओ मिलकर इस एनर्जी को समझते हैं। हम एक ची कल्टीवेशन मेथड बना सकते हैं और इसे अपनी आने वाली पीढ़ियों को दे सकते हैं। मेरी भौहें तुरंत सिकुड़ जाती है। अपनी पीढ़ियों को देना मतलब ये इसे आगे सिखाने वाले हैं। मेरे दिमाग में एक सीन बनता है, कुछ 100 साल बाद हजारों ड्रेड एंड्स ची कल्टीवेशन के साथ पूरी दुनिया में फैल जाएंगे, और उसी समय इंसान स्टेसिस से बाहर आएंगे। उन्हें समझने का मौका भी नहीं मिलेगा, और वो इन ची पावर वाले एंड्स के झुंड से घिर जाएंगे, और फिर खत्म। मैं बार बार इस बारे में सोचता हूँ, हर तरह के सीन अपने दिमाग में चलाता हूँ, और आखिर में एक ही नतीजे पर पहुंचता हूँ, ड्रेड एंड्स को आगे बढ़ने नहीं दिया जा सकता। मैं अपने गाइड की तरफ देखता हूँ। वो जवान चींटी शायद एल्डर की शागिर्द है। उसने मुझ में ची महसूस किया और मुझे यहाँ लाया। उसकी नीयत उतनी सीधी नहीं हो सकती जितनी दिख रही है। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि इस वक्त मैं ही अकेला इंसान हूँ जो स्टेसिस में नहीं है। इंसानियत का भविष्य मेरे ऊपर टिका है। मैं इंसानों को इनकी वजह से खत्म नहीं होने दूंगा।